ओके बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग बच्चों आज लेक्चर 9 शुरू कर। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन को। अब हम लोगों ने लास्ट टर्न पे एक बात ये बोली बेटा, इंजन कोई भी हो, आईसी इंजन कोई भी हो, पेट्रोल या डीजल, 4 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक, एक चीज तय है, अगर आपको उससे आउटपुट चाहिए, मैकेनिकल वर्क चाहिए, तो फ्यूल जलाना पड़ेगा, हीट एनर्जी मैकेनिकल वर्क बनेगी। लेकिन हीट एनर्जी मैकेनिकल वर्क तो बनेगी, लेकिन आपको अपने उस आईसी इंजन में 4 प्रक्रम करने पड़ेंगे, 4 काम करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? सक्शन करना पड़ेगा, कंप्रेशन करना पड़ेगा, पावर मिलेगी और फिर जली हुई गैसेस को बाहर फेंकना पड़ेगा। ये चारों प्रक्रम करने ही करने पड़ेंगे। अब आप अगर इन चारों प्रक्रम को पिस्टन के 4 स्ट्रोक में करते हैं तो कहलाएगा 4 स्ट्रोक इंजन। अगर इन चारों कामों को, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट को अगर आप 2 स्ट्रोक में कर लेते हैं तो इंजन कहलाएगा 2 स्ट्रोक। हम लोगों ने कल शुरू किया था 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, बट 2-3 मिनट रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने ये देखा कि यह है हमारा 4 स्ट्रोक पेट्रोल साइकिल या 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। इसमें यहां पे हम सक्शन दिखा रहे हैं, यहां पे हम कंप्रेशन दिखा रहे हैं, यहां पे हम पावर या एक्सपेंशन दिखा रहे हैं और यहां पे एग्जॉस्ट दिखा रहे हैं। सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है? पिस्टन टीडीसी पे होता है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आता है, लेकिन सक्शन वॉल्व खुला रहता है या खोल दिया जाता है। कौन? हम और आप नहीं खोलते, अंदर मैकेनिज्म लगा होता है, आगे आएगा। तो सक्शन वॉल्व ओपन रहता है, एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज रहता है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आता है। इस दौरान होता क्या है? इस दौरान इंजन अपने स्वेप्ट वॉल्यूम के बराबर, स्वेप्ट वॉल्यूम का मतलब बेटा टीडीसी से बीडीसी, स्वेप्ट वॉल्यूम के बराबर चार्ज का सक्शन करता है। चार्ज क्या होता है सर? हमारा कार्बोरेटर जो है पेट्रोल और एयर का मिक्सचर तैयार करता है, इसी को हम चार्ज कहते हैं। तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान सक्शन वॉल्व खुला रहता है, एग्जॉस्ट वॉल्व बंद रहता है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आता है और अपने स्वेप्ट वॉल्यूम के बराबर चार्ज का सक्शन। सक्शन स्ट्रोक के अंत में पिस्टन बीडीसी पे पहुंच जाता है और पूरी जगह में, मतलब इस पूरे में वीएस प्लस वीसी में क्या होता है? चार्ज भरा रहता है। अब पिस्टन चलता है बीडीसी से टीडीसी और इस स्ट्रोक को बोलते हैं हम लोग कंप्रेशन स्ट्रोक। लेकिन ध्यान रहे, इस सक्शन वॉल्व को पहले क्लोज कर देते हैं। सक्शन वॉल्व क्लोज रहता है, एग्जॉस्ट वॉल्व तो पहले से ही क्लोज था, पिस्टन चलता है बीडीसी से टीडीसी और जो अंदर चार्ज है उसका कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में पिस्टन पहुंच जाता है टीडीसी पे और यहां पे क्या होता है सर? यहां पे हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में, हाईली कंप्रेस्ड स्टेट मतलब अति कंपीटेड अवस्था में चार्ज होता है, जिसका प्रेशर भी हाई होता है, टेम्परेचर भी हाई होता है, परंतु इसका टेम्परेचर अभी भी पेट्रोल के प्रज्वलन तापमान, इग्निशन टेम्परेचर से कम होता है। पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर कितना होता है? 250 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये टेम्परेचर अभी भी 250 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। ठीक इसी वक्त ये दोनों वॉल्व बंद है बेटा, कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों वॉल्व बंद थे। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में अब यहां पे स्पार्क प्लग से क्या होता है? चिंगारी आती है। स्पार्क प्लग से चिंगारी आती है और इस चार्ज को जला देती है। जलाते ही क्या हुआ? एक तरह से चार्ज जल उठा, मतलब हीट एनर्जी पैदा हो गई। अब कंबशन गैसेस बनती हैं, उन गैसेस का प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता है और वो पिस्टन के ऊपर दबाव डालता है, फलस्वरूप बल मिलता है और पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है। ये वाला स्ट्रोक क्या होता है? पिस्टन आ रहा है टीडीसी से बीडीसी, दोनों वॉल्व बंद हैं, इसको बोलते हैं पावर या एक्सपेंशन स्ट्रोक। अब एक्सपेंशन स्ट्रोक के अंत में क्या होगा? पिस्टन बीडीसी पे पहुंच जाएगा और यहां पे क्या होगा? जली हुई गैसेस जिससे आप हीट एनर्जी से मैकेनिकल वर्क बना चुके हैं, ये हमारे सिलेंडर में भरी हुई हैं। अब पिस्टन चलता है बीडीसी से टीडीसी, किस लिए सर? इस जली हुई गैसेस को बाहर फेंकने के लिए। इसको हम बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। कहां फेंकेगा? बाहर फेंकेगा। कैसे फेंक पाएगा जब तक ये खुला नहीं होगा? तो अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है? पिस्टन चलता है बीडीसी से टीडीसी, सक्शन वॉल्व तो बंद रहता है, एग्जॉस्ट वॉल्व खुल जाता है या खोल दिया जाता है और जली हुई गैस बाहर निकल जाती है। फिर उसके बाद सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। अब बेटा हम लोगों ने कल इस चीज को अच्छी तरह समझ लिया। अब हम लोग आज इसके आगे शुरू कर रहे हैं। अब आज फ्लाईव्हील पिक्चर में आने जा रही है। आइए देख। अब देखिए बेटा, एक चीज तो तय है कि सर आपने बताया था कि किसी भी इंजन में सक्शन, कंप्रेशन, पावर या एक्सपेंशन
और इसके बाद एग्जॉस्ट, ये 4 कार्य करने हैं। देखिए सर, आपने बताया था कि सक्शन में, कंप्रेशन में हमारा जो वर्क है वो मिलता नहीं है और खर्च होता है, और लगे हाथ एग्जॉस्ट में भी सर वर्क मिलता नहीं है, खर्च होता है। वर्क मिलता है हमें सिर्फ सर पावर या एक्सपेंशन स्ट्रोक में। तो सर जब पावर या एक्सपेंशन स्ट्रोक में वर्क मिलता है और इनमें खर्च होता है तो ये कैसे होगा? देखिए बेटा, जब पावर स्ट्रोक में वर्क मिलता है तो हम इंजन में एक डिवाइस लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील अपने इनर्शिया की वजह से जैसे ही पावर स्ट्रोक मिलता है ये हमारी फ्लाई व्हील नाच जाती है और अपनी इनर्शिया की वजह से इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब इस फ्लाई व्हील की एनर्जी से ही हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, फिर सक्शन स्ट्रोक होता है, फिर कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, अगला पावर स्ट्रोक फिर मिल जाता है। तो इसका मतलब इंजन में पावर मिलती कब है? पावर स्ट्रोक के दौरान। और खर्च कब होती है? सक्शन में, कंप्रेशन में और एग्जॉस्ट में। तो होगा क्या, जब पावर स्ट्रोक में हमें एनर्जी मिलेगी तो हम फ्लाई व्हील में स्टोर कर लेंगे और इसी एनर्जी से हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक को करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, आपको यहां एनर्जी मिली है मान लीजिए 150 जूल, हमने उदाहरण में लिया था। यहां पे खर्च हो गई 2 जूल, यहां खर्च हो गई 3 जूल, यहां खर्च हो गई 2 जूल। तो आपको पावर स्ट्रोक पे जो एनर्जी मिली है उसको आपने फ्लाई व्हील पे स्टोर कर लिया है। फ्लाई व्हील ने अपनी इनर्शिया की वजह से उसको स्टोर कर लिया है। और अब जब इंजन को जरूरत थी, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में 2 जूल, सक्शन में 3 जूल, कंप्रेशन में 2 जूल, तो 3 और 2 5 और 2 7 जूल, तो उसने इंजन के आंतरिक खर्चे के लिए दे दिया, जो इंजन का अपना खर्चा है। अब जो बची हमारी 143 जूल, ये हमारे आउटपुट पे जो हमारा कस्टमर है जिसने इंजन खरीदा है, जो पेट्रोल जला जला के उसको चला रहा है, उसको आउटपुट पे देगी। अब वो अपनी कार चला रहा है, बाइक चला रहा है, जो भी चला रहा है, उसको आउटपुट पे पावर मिलेगी। इसका मतलब पावर स्ट्रोक के दौरान मिली हुई ताकत या शक्ति को हम फ्लाई व्हील में स्टोर कर लेते हैं। इस फ्लाई व्हील में स्टोर्ड एनर्जी से ही हम आउटपुट जो है अपना आउटपुट पावर देते रहते हैं, जिससे हम कार्य करते रहते हैं। और इंजन में इन 3 स्ट्रोक के दौरान, इन 3 प्रोसेसेस के दौरान जो हमें ऊर्जा की जरूरत होती है वो भी हम फ्लाई व्हील से लेते रहते हैं। तो इसका मतलब हम लोग क्या कहते हैं, जरा ये देखिए, इसी बात को हम कहने जा रहे हैं। इन आईसी इंजन ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक वर्क या पावर इज ऑब्टेन्ड। एक चीज तो तय है बेटा कि पावर कब मिलती है? पावर स्ट्रोक के दौरान मिलती है। एंड इज स्टोर्ड इन फ्लाई व्हील। अब जब ये पावर स्ट्रोक के दौरान पावर मिलती है, हम किसको क्या करते हैं? क्रैंकशाफ्ट के एक तरफ हम एक भारी चक्का लगा देते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लाई व्हील, जिसका इनर्शिया काफी ज्यादा होता है। तो करता क्या है, जैसे ही क्रैंकशाफ्ट नाचा वो चक्का नाच जाता है। अब वो चक्का नाच जाता है तो चक्का तो नाच रहा है, अब इनर्शिया की वजह से चक्का नाच रहा है, तो अब क्या करेगा? इसी इनर्शिया से हम क्या कर लेंगे? एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी कर लेंगे, अगला सक्शन भी कर लेंगे, कंप्रेशन भी कर लेंगे, और इस बीच में जो हमें आउटपुट पे पावर चाहिए वो भी दे देंगे। और इस बीच में जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा हो जाएगा, अगला पावर स्ट्रोक फिर आ जाएगा। तो हर 4 स्ट्रोक में एक बार हमें पावर मिलती जाएगी, हमारा चक्का नाचता जाएगा। तो अब ड्यू टू दिस इनर्शिया, तो फ्लाई व्हील अपने इनर्शिया के कारण पावर को स्टोर कर लेता है। एंड व्हेन पावर इज नीडेड फॉर आउटपुट, अब जब आउटपुट के लिए पावर चाहिए होगी तो ये फ्लाई व्हील से सप्लाई होगी। और सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट के लिए पावर चाहिए होगी तो भी सप्लाई करेगी। कहां से? तो इसका मतलब पावर स्ट्रोक के दौरान फ्लाई व्हील में ऊर्जा स्टोर हो जाएगी फ्लाई व्हील के इनर्शिया या जड़त्व के कारण। परंतु सक्शन स्ट्रोक में, कंप्रेशन स्ट्रोक में, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में और जो आउटपुट यूज है, इस दौरान फ्लाई व्हील से उसको ताकत मिलेगी। इसका मतलब फ्लाई व्हील को अगर हम कहना चाहें तो हम अपने शब्दों में बोलता करते हैं कि फ्लाई व्हील क्या है? फ्लाई व्हील इंजन का एनर्जी बैंक है। जब इंजन से ताकत मिलेगी तो इस बैंक में, इस फ्लाई व्हील में एनर्जी को रख देंगे और जब जरूरत पड़ेगी यहां से निकालते रहेंगे। हम लोग ऐसा करते भी हैं, सैलरी मिलती है जाके बैंक में रख देते हैं, फिर जब जब जरूरत होती है घर के खर्चे के लिए हम निकालते रहते हैं, बच्चे की फीस देनी है निकालते रहते हैं, लेकिन हम उसमें जाके सैलरी अपनी रख देते हैं जरूरत के, जिस वक्त मिलती है, और बाकी जरूरत के टाइम हम उसको लेते रहते हैं। सिमिलरली हमारे इंजन में पावर स्ट्रोक के दौरान जब एनर्जी मिलेगी, ध्यान रहे इंजन में पावर सक्शन में नहीं मिलेगी, कंप्रेशन में नहीं मिलेगी, एग्जॉस्ट में नहीं मिलेगी, कब मिलेगी? पावर में मिलेगी। तो पावर स्ट्रोक में जब एनर्जी मिले तो इंजन का एनर्जी बैंक है फ्लाई व्हील, उसमें स्टोर कर दो, फिर तुम्हें जब जरूरत पड़े आउटपुट के लिए उस फ्लाई व्हील से लेते रहो। तुम्हें सक्शन के लिए, कंप्रेशन के लिए, एग्जॉस्ट के लिए जरूरत पड़े उससे लेते रहो। तो इंजन का एनर्जी बैंक कौन कहलाता है? इंजन का एनर्जी बैंक कहलाती है फ्लाई व्हील। पीछे एक चीज और थी,
इंजन का बैकबोन या रीढ़ की हड्डी कौन कहलाता है? इंजन का बैकबोन कहलाता है क्रैंकशैफ्ट। तो हम फ्लाईव्हील को कहते हैं इंजन का एनर्जी बैंक। पावर स्ट्रोक के दौरान ये एनर्जी इसको स्टोर कर लेता है। क्यों कर लेता है? अपने हैवी इनर्शिया के कारण। इसका मतलब हमें फ्लाईव्हील ऐसी बनानी चाहिए जिसका इनर्शिया ज्यादा हो। आइए अब देखिए बेटा, अब थोड़ा सा पिक्चर में समझने की कोशिश कीजिएगा। फ्लाईव्हील की जरूरत क्यों है? फ्लाईव्हील की जरूरत इसलिए है कि हमारे आईसी इंजन में जो पावर है वो रुक रुक के मिल रही है। अगर हमें पावर कंटिन्यूअस मिले तो हमें फ्लाईव्हील की जरूरत नहीं है। तो अब समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा कि फ्लाईव्हील इज नीडेड और रिक्वायर्ड, मतलब फ्लाईव्हील की आवश्यकता है। नीडेड मतलब आवश्यकता है। इन ऑल पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस, मतलब हर प्लस डब्ल्यू डिवाइस में, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस में फ्लाईव्हील की आवश्यकता है। या हीट इंजन में वेयर पावर जनरेशन इज इंटरमिटेंट, जहां पे पावर रुक रुक के मिल रही है। अगर पावर रुक रुक के मिल रही तो फ्लाईव्हील की जरूरत है। अगर हमें कंटिन्यूअस पावर मिलेगी तो हमें किसी फ्लाईव्हील की जरूरत नहीं है। आइए अब हमारा हीट इंजन जो है, आपने पढ़ रखा है स्टीम टरबाइन भी हीट इंजन है, रोटरी टाइप का है। गैस टरबाइन भी हीट इंजन है, रोटरी टाइप का है। फर्क क्या है? स्टीम टरबाइन रोटरी हीट इंजन है, एक्सटर्नल कंबस्चन, और गैस टरबाइन रोटरी हीट इंजन है, इंटरनल कंबस्चन। ये दोनों रोटरी डिवाइस हैं। इसमें कंटिन्यूअस पावर मिलती रहती है, रुक रुक के पावर नहीं मिलती, तो इसमें फ्लाईव्हील की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब नो फ्लाईव्हील इज नीडेड, क्योंकि फ्लाईव्हील हमें तभी जरूरत है जब पावर रुक रुक के हो। क्यों? तो जिस वक्त पावर मिलेगी इसको हम स्टोर कर देंगे और उसके बाद उसको धीरे धीरे इस्तेमाल करते रहेंगे। इसको छोटा छोटा समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग, अपनी सैलरी मिलती है 30 दिन में एक बार, रोज सैलरी नहीं मिलती है, 30 दिन में एक बार सैलरी मिलती, जाके बैंक में रख देते हैं और जब जरूरत पड़ती है पर डे या हफ्ते में 3 बार जाके ले आते हैं। तो हमारे घर में एक बार काम लगा हुआ था, मजदूर लोग काम कर रहे थे, तो हमने कहा भाई ये बताओ तुम्हारा किस बैंक में खाता है? वो सर हमारा कहीं खाता नहीं है, हमें कोई आपकी तरह थोड़ी महीने भर की तनख्वाह मिलती है, हम सब दिन भर काम करते हैं, शाम को सैलरी मिलती है, ताकि खाना ले आते हैं, मतलब सब अनाज खरीदते हैं, खाना पकाते हैं, खा के सो जाते हैं सर, सुबह जो बचा खुचा खा के चले आते हैं, फिर काम पे चले आते हैं। हम तो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं सर, तो हमें तो कंटिन्यूअस रोज काम करना है, खाना है। आपको एक साथ सैलरी मिलती है सर, तो आप उसको रख देते हैं। तो इसका मतलब जब भी इंटरमीडिएट होगा, रुक रुक के पावर मिलेगी, तो जरूरत पड़ेगी हमें फ्लाईव्हील की। तो फ्लाईव्हील स्टीम टरबाइन में होती है नहीं सर, गैस टरबाइन में होती नहीं सर, वाटर टरबाइन में होती होगी नहीं सर, हालांकि वो हीट इंजन नहीं है। लेकिन अब आया आपका स्टीम इंजन, रेसिप्रोकेटिंग स्टीम। अब आपका आया आईसी इंजन। कौन सा आईसी इंजन? रोटरी नहीं, रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन। 4 स्ट्रोक भी आ गया, 2 स्ट्रोक भी आ गया, पेट्रोल भी आ गया, डीजल भी आ गया, एलपीजी भी आ गया, सीएनजी भी आ गया। इनमें क्या होगा? फ्लाईव्हील होगी। एक चीज तय हो गई कि आईसी इंजन में फ्लाईव्हील होगी। क्यों होगी? क्योंकि पावर सर रुक रुक के मिल रही है, पावर कंटिन्यूअस नहीं मिल रही गैस टरबाइन की जैसे या स्टीम टरबाइन की जैसे। अगर हमें पावर कंटिन्यूअस मिलती तो क्या जरूरत है स्टोर करने की सर? पावर कंटिन्यूअस मिल रही है, जिसको यूज करना है, जब यूज करना है करता रहे। हम फ्यूल जला रहे हैं, पावर मिल रही है, जिसको यूज करना है। दिक्कत क्या है? जो यूज करने वाली मशीन है वो तो कंटिन्यूअस पावर चाहती है, हमारा इंजन तो कंटिन्यूअस पावर देगा नहीं, ये तो हर बार पावर स्ट्रोक में पावर देगा। और वो तो कह रहा है हमें कंटिन्यूअस पावर चाहिए, तो हम कहेंगे ठीक है भाई तुम्हें कंटिन्यूअस मिलेगी। कैसे मिलेगी? जब पावर स्ट्रोक में मिलेगी हम फ्लाईव्हील में स्टोर कर देंगे और उससे कहेंगे तुम भाई फ्लाईव्हील इसको देते रहो कंटिन्यूअस। अब फ्लाईव्हील में हम जब मिलेगी पावर स्टोर कर लेंगे, फिर जब मिलेगी पावर स्टोर कर लेंगे, तो फ्लाईव्हील अपने इनर्शिया के कारण घूमती रहेगी। जब फ्लाईव्हील अपने इनर्शिया के कारण घूमती रहेगी और हम आउटपुट पे जो पावर ले रहे होंगे वो फ्लाईव्हील से मिलती रहेगी उसको। लेकिन हमें इंजन से पावर जब मिलेगा उस पावर को हम फ्लाईव्हील में स्टोर करते जाएंगे। इसका मतलब आईसी इंजन में फ्लाईव्हील होती है, यस सर। अब किसी भी गाइड में, किसी भी एग्जाम में बहुतायत में प्रश्न आता है कि अब सर एसआई इंजन, बेटा देखिए आगे आने वाला है, आज ही आ जाएगा। एसआई इंजन को हम लोग बोलते हैं पेट्रोल इंजन सामान्यतः, इसमें थोड़ा सा और देखेंगे। सीआई इंजन को हम लोग बोलते हैं डीजल इंजन। सर एसआई इंजन या सीआई इंजन में से, या बोलिए सर पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन में से कौन सी फ्लाईव्हील हल्की होगी और कौन सी फ्लाईव्हील भारी? मैंने कहा बेटा जब हम लोग आगे डिटेल में डिफरेंस पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा, लेकिन अगर आप कहते हैं तो भाई एसआई इंजन या पेट्रोल इंजन की फ्लाईव्हील लाइट, एल का मतलब बेटा यहां पे क्या हो रहा है? एल का मतलब लाइट होगी, हल्की होगी, और एच का मतलब क्या होगा? हैवी। हैवी का मतलब भारी होगी। अगर मान लीजिए 10 किलोवाट का एक पेट्रोल इंजन है और 10 किलोवाट का ही एक डीजल इंजन है,
तो पेट्रोल इंजन की फ्लाईव्हील हल्की होगी और डीजल इंजन की फ्लाईव्हील भारी होगी। सर अच्छा ठीक है सर, इंजन का 2 स्ट्रोक है 4 स्ट्रोक है, एक 10 किलोवाट का 2 स्ट्रोक इंजन है, एक 10 किलोवाट का 4 स्ट्रोक इंजन है, तो किसकी फ्लाईव्हील हल्की होगी? मैंने कहा देखो बेटा 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में है तो 2 स्ट्रोक की फ्लाईव्हील लाइट होगी और 4 स्ट्रोक की फ्लाईव्हील भी होगी। सर कैसे? मैंने कहा भाई 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक समझ जाओगे तो क्लियर हो जाएगा, तो वहां पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिर्फ हम ये 3 क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये हर जगह आपको हर गाइड में मिलेंगे। अच्छा सर मान लीजिए इंजन सिंगल सिलेंडर है और इंजन मान लीजिए मल्टी सिलेंडर है, तो सर मल्टी सिलेंडर की भारी होगी, सिंगल सिलेंडर की हल्की होगी। मैंने कहा ना, अगर मान लीजिए 10 किलोवाट का एक इंजन हम सिंगल सिलेंडर का बनाएं और 10 किलोवाट का ही एक इंजन हम मल्टी सिलेंडर का बनाएं, तो हम पाएंगे कि मल्टी सिलेंडर इंजन की फ्लाईव्हील लाइट होगी और सिंगल सिलेंडर की, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा, आपको लग रहा हो सर ने गलत लिख दिया, लेकिन आप घबराइए मत बेटा। 10 किलोवाट या जो भी पावर है, अगर पावर सेम है, भाई इनके पास क्या है 50 किलोवाट का इंजन है, कैसा है सिंगल सिलेंडर है, इनके पास कैसा है 50 किलोवाट का इंजन है, कैसा है 6 सिलेंडर है, तो 50 किलोवाट का सिंगल सिलेंडर इंजन का जो फ्लाईव्हील होगा वो भारी हो और 50 किलोवाट का मल्टी सिलेंडर इंजन फ्लाईव्हील हल्का होगा। हम ये कह रहे हैं और ये सही है, तो ये आपको हर गाइड में मिलेगा। फ्लाईव्हील किसकी भारी होती है? पेट्रोल की, डीजल की? डीजल की। फ्लाईव्हील किसकी भारी होती है? 2 स्ट्रोक की 4 स्ट्रोक की? तो 4 स्ट्रोक की। फ्लाईव्हील किसकी भारी होती है? सिंगल सिलेंडर या मल्टी सिलेंडर की? तो आएगा आंसर सिंगल सिलेंडर। लेकिन ऐसा कहते वक्त सेम पावर है, सेम पावर के लिए पेट्रोल की डीजल की, किसकी फ्लाईव्हील भारी है? डीजल की। सेम पावर के लिए 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में किसकी फ्लाईव्हील भारी है? 4 स्ट्रोक। सेम पावर के लिए सिंगल सिलेंडर मल्टी सिलेंडर में किसकी फ्लाईव्हील भारी है? सर सिंगल सिलेंडर की। ये कैसे होता है आगे आपको क्लियर होगा। फिलहाल मैंने 3 प्रश्नों के आंसर दिए हैं, सिर्फ एक्सप्लेन नहीं किया है, अपने आप पिक्चर में आएगा। तो अभी तक हम जितनी बातें कर चुके हैं उससे एक चीज तो तय हो गई कि किसी भी ऐसी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस में जिसमें कंटिन्यूअस पावर मिल रही है, जितनी भी हमारी रोटरी मशीन्स होती हैं बेटा, रोटरी वाली गैस टरबाइन या स्टीम टरबाइन, उसमें कंटिन्यूअस पावर मिलती है, रुक रुक के नहीं मिलती है। भाप आ रही है, चरखी पे मारते जा रहे हो, पावर मिलती जा रही है। गरम गरम गैस आ रही है, चरखी पे मार रहे हो, पावर मिलती जा रही है। तो वहां कंटिन्यूअस पावर मिलती है। जब कंटिन्यूअस पावर मिलती है तो हमें स्टोर करने की जरूरत ही क्या है? सपोज कीजिए अगर हमें, बड़े सिंपल एग्जाम्पल है, हमें ये भरोसा हो जाए कि हमारे घर में जो नल है उसमें 24 घंटे पानी आएगा 365 दिन, कभी भी किसी भी वक्त नल में पानी नहीं जाएगा, तो आप ये बताइए कि आप कितने बड़े बड़े बाल्टी में या ड्रम में पानी को स्टोर करके रखेंगे? तो स्टोर करने की जरूरत ही क्या है? जब जरूरत होगा नल खोलेंगे, बाल्टी भरेंगे, नहा लेंगे। जब जरूरत होगा पानी पीना होगा, नल खोलेंगे, पानी पी लेंगे। और सुविधा के लिए अपने घर में हम पानी भर कर रख लेंगे कि हमें बाथरूम तक जाना ना पड़े, या हमें जो पानी का, हमारा पीने का पानी जहां आता है वहां पे जाना ना पड़े, वो अलग बात है। तो इसका मतलब अगर कंटिन्यूस पानी आता रहे तो हमें स्टोर करने की कोई जरूरत ही नहीं सर। फिर अगर मालूम है सुबह 2 घंटे पानी आएगा, शाम को 1 घंटे पानी आएगा, तो हम करते क्या है, 2-4 बाल्टी भर के रख लेंगे। गर्मी का टाइम है, शाम को पानी कभी कभी नहीं आएगा तो 1 बाल्टी एक्स्ट्रा भर के रख लेंगे। तो पानी चूंकि रुक रुक के आता है इसलिए बाल्टी की जरूरत है। पानी कंटिन्यूस आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम लोग शहरों में इन्वर्टर लगा लेते हैं, लाइट चली जाएगी तो इन्वर्टर से थोड़ा काम चल जाएगा। अगर हमें भरोसा हो जाए, भारत सरकार हमें भरोसा दे दे कि आपके यहाँ 24 घंटे बिजली आएगी, कभी नहीं जाएगी, और 365 दिन आएगी, तो बताइए कितने घरों में इन्वर्टर लगाया जाएगा? कितने लोग जनरेटर खरीदेंगे? ना कोई जनरेटर खरीदेगा, ना कोई इन्वर्टर खरीदेगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस पावर आएगी और गारंटी है कि आनी आनी है। इसका मतलब जब भी इंटरमिटेंट पावर सप्लाई होगी तो फ्लाईव्हील की जरूरत होगी। तो इसका मतलब आईसी इंजन में हमेशा पावर कब मिलेगी? पावर स्ट्रोक के दौरान पावर मिलेगी, और सक्शन में, कंप्रेशन में और एग्जॉस्ट में पावर नहीं मिलेगी। तो पावर रुक रुक के मिलेगी। पावर में मिली, फिर पावर मिली, फिर पावर मिली, तो फ्लाईव्हील स्टोर कर लेगा। लेकिन जो मशीन यूज कर रही है वो मशीन तो कंटिन्यूस पावर चाहती है, तो कंटिन्यूस पावर कैसे मिलेगी? सर फ्लाईव्हील, जब पावर स्ट्रोक में पावर मिलेगी, सर फ्लाईव्हील का भारी चक्का है वो नाच जाएगा। जब वो चक्का नाच जाएगा तो अपने इनर्शिया के कारण नाचता रहेगा। अब नाचते नाचते जब तक वो नाच रहा है, इस बीच में अगला पावर स्ट्रोक आ जाएगा, फिर वो नाचता रहेगा। इसका मतलब अपने इनर्शिया के कारण वो पावर को स्टोर कर लेगा। इतनी बातें हमने कही। अब थोड़ा सा एक कदम आगे, आपने कहा सर ये बात तो ठीक है कि पावर स्ट्रोक के दौरान पावर मिलेगी और फ्लाईव्हील स्टोर कर लेगा, और उसी एनर्जी से कंटिन्यूस हमारा जो आउटपुट है, जो भी हमारी आटा चक्की है, जो भी हमारी मशीन है, उसे चलती रहेगी। लेकिन सर ये बताइए
कि पावर तो तब मिलेगी जब पावर स्ट्रोक आएगा। मैंने कहा बिल्कुल। तो सर पावर स्ट्रोक मिलेगा तो पावर मिलेगी, फ्लाईव्हील उसको स्टोर कर लेगी और उस स्टोर्ड पावर से कंटिन्यूअस सप्लाई करती रहेगी और उसी एनर्जी से एग्जॉस्ट भी हो जाएगा, अगली बार सक्शन और कंप्रेशन भी हो जाएगा। लेकिन सर इंजन रुका हुआ है। अब इंजन रुका हुआ है तो पावर तो तब मिलेगी ना सर जब सक्शन होगा चार्ज का, कंप्रेशन होगा चार्ज का, उसके बाद जब एक बार पावर मिल जाएगी तो क्या होगा, पावर स्टोर हो जाएगी और हमारा काम चल निकलेगा। उसी पावर से एग्जॉस्ट हो जाएगा, अगला सक्शन कंप्रेशन हो जाएगा, फिर पावर मिल जाएगी। लेकिन सर पहली बार जब इंजन स्टार्ट होगा तो सक्शन कंप्रेशन कैसे होगा सर? फ्लाईव्हील तो रुकी हुई है, इंजन रुका हुआ है, क्रैंकशाफ्ट रुका हुआ है सर, इसमें कोई एनर्जी तो चौकत है नहीं। और पावर स्ट्रोक का नंबर पहला नहीं है सर, पावर स्ट्रोक आप ही ने बताया है, तीसरा है। सक्शन होगा, कंप्रेशन होगा और पावर होगी। सक्शन स्ट्रोक में सर पिस्टन को नीचे आना है, सक्शन वॉल्व को खुलना है, कंप्रेशन में पिस्टन को ऊपर जाना है, सक्शन वॉल्व को बंद होना है। अब इसके बाद चिंगारी आनी है तब ना पावर मिलेगी सर। तो पहली बार सक्शन कंप्रेशन कैसे होगा, प्रश्न ये है। तो हम लोग एक कदम आगे आ गए। अब हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे बेटा। मैं देखो पहले उस पर चलने से पहले देखो फ्लाईव्हील की शेप देखो, ये कहलाती है रिम टाइप की फ्लाईव्हील, ये कहलाती है बेटा डिस्क टाइप की फ्लाईव्हील। और ये हमारे ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं उनमें ये फ्लाईव्हील होती है जिसमें ये दांतेदार गराड़ी होती है। इसमें बेटा स्टार्टर मोटर से हम स्टार्ट करते हैं। क्या होता है ये आगे जब 7 चैप्टर चलेंगे समझ में आएगा। लेकिन मैंने आपको 3 शेप दिखाए हैं फ्लाईव्हील के। ये रिम टाइप की ज्यादा पॉपुलर होती है स्टेशनरी इंजन में, ये हमारे होती है ऑटोमोबाइल्स में, और कहीं कहीं पे डिस्क टाइप की भी होती है। अब मैं थोड़ा सा I बराबर mr² से 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं, मे भी शीट वगैरह में कहीं होंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम थोड़ी को आगे बढ़ा, या चलिए हल्का सा रिसर्च कर लेते हैं। सपोज कीजिए सेम मास के लिए ये जो रिम टाइप की फ्लाईव्हील है और ये डिस्क टाइप की फ्लाईव्हील है, दोनों में अगर मास सेम हो, दोनों का मास सेम हो, इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? इसका इनर्शिया ज्यादा, इस वाले का इनर्शिया ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं I बराबर क्या होता है बेटा, mr²। इसका मतलब मास जो है वो जितने दूर रेडियस पे अटैच होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, इस फ्लाईव्हील में जो मैक्सिमम मास है वो सेंटर से ज्यादा रेडियस पे है, इसका मतलब इसका फ्लाईव्हील का इनर्शिया ज्यादा होगा, भले इन दोनों का मास सेम हो। कि मास यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, पूरा पूरा मास किस पे है, रिम पे है। यहां पे भी हमें ज्यादा इनर्शिया की जरूरत होती है। फ्लाईव्हील्स को हम व्हील टाइप का बनाते हैं, डिस्क टाइप का नहीं बनाते। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सर फिर वही कहानी हो गई कि जब सक्शन होगा और कंप्रेशन होगा पहली बार, उसके बाद पावर आएगी, आपके फ्लाईव्हील नामक एनर्जी बैंक में स्टोर हो जाएगी, उस एनर्जी बैंक से आउटपुट भी जाएगा, उस एनर्जी बैंक से एग्जॉस्ट भी होगा, अगले स्ट्रोक का सक्शन कंप्रेशन भी होगा। लेकिन सर पहली बार पावर आने के लिए सक्शन कंप्रेशन होना जरूरी है। ये सक्शन कंप्रेशन कैसे होगा? तो मैंने कहा देखिए बेटा, अब पिक्चर में आ गया है कॉन्सेप्ट के, एच और एस। इस के एच एस को हम बोलते हैं, के का मतलब होता है किक, एच का मतलब होता है बेटा हैंडल, और एस का मतलब होता है सेल। तो अब हमारे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा, अब हम इसको करते हैं, थोड़ा सा पेन वापस ले लें अपने। सेल, अब यहां पे हमें स्टोरी पढ़नी है के एच एस की, किक, हैंडल और सेल। अब जरा समझिए, ये तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ आ जाएगा। सपोज कीजिए हम हीरो होंडा बाइक खरीदी, 70-80 हजार की बाइक आती है, उसकी पेट्रोल टंकी फुल कर दी, मंदिर जाके माला ले आए और उसकी पूजा वूजा भी कर ली। अब हमने कहा बाइक से चलो, बाइक चलती नहीं, कहती नहीं किक मारो। अब आप जब किक मारते हैं तो क्या करते हैं, आप यहां पे ऐसे किक मारते हैं। जब किक मारते हैं तो क्या होता है, किक मारते हैं तो क्रैंकशाफ्ट रोटेट करता है, और जब क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगा तो क्या होगा, ये रोटरी मोशन। देखिए बेटा, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक क्या करती थी, रेसिप्रोकेटिंग को रोटरी बनाती थी। लेकिन जैसे ही आप इस पर किक मारेंगे तो क्या होगा, क्रैंकशाफ्ट नाचेगा। क्रैंकशाफ्ट नाचेगा तो कनेक्टिंग रॉड क्या करेगी, पिस्टन को पीछे ले आएगी। आप जब इस तरह से मारते हैं किक तो क्या होता है, रोटरी मोशन क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन बनता है। इसका मतलब
आप किक क्यों मारते हैं? सर किक इसलिए मारते हैं कि पहली बार इंजन को सक्शन और कंप्रेशन बाह्य एनर्जी से देना होता है। इसका मतलब कोई भी आईसी इंजन है, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो डीजल है, चाहे वो 2 स्ट्रोक है, चाहे वो 4 स्ट्रोक है, चाहे वो एयर कूल्ड है, चाहे वाटर कूल्ड है, किसी भी प्रकार का आईसी इंजन है, उसमें पावर कब मिलेगी? जब पावर स्ट्रोक। जब पावर स्ट्रोक होगा तो वो एनर्जी फ्लाईव्हील में स्टोर हो जाएगी उसके इनर्शिया की वजह, और उसके बाद उस एनर्जी से हम आउटपुट पे जो भी कार्य करना चाहेंगे वो करते रहेंगे, और उसी से हमारा एग्जॉस्ट का काम भी हो जाएगा, अगली बार जो सक्शन कंप्रेशन होना है वो भी हो जाएगा। अब इसको पहली बार जब स्टार्ट करेंगे तो सक्शन और कंप्रेशन करने के लिए ऊर्जा तुम्हें बाहर से देनी पड़ेगी। नॉर्मली हम लोग बाइक में या स्कूटी में क्या किक मारते हैं, तो किक मारेंगे तो किक मारने का मतलब क्या हुआ कि हम उसको बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं ताकि सक्शन और कंप्रेशन हो जाए। अगर 4 स्ट्रोक है तो ऐसे हो जाए। सर हम तो किक नहीं मारते, हमारी स्कूटी में तो चाबी लगी, हम चाबी चला देते हैं। हमने कहा अब चाबी चलाते तो क्या होता है, सर्किट कंप्लीट होता है और बैटरी से पावर जाती है जिसे सेल्फ बोलते हैं। तो सेल्फ का मतलब क्या होता है, आप जब चाबी लगाते हैं तो एक तरह से मोटर स्टार्ट होती है। तो आप किक मारते हैं तो भी रोटरी मोशन देते हैं, आप चाबी लगाते हैं तो मोटर स्टार्ट होती है तो भी तुम रोटरी मोशन देते हो। नहीं सर, हमारे यहां तो घर में इंजन है, पंपिंग सेट का इंजन है, हम उसमें किक नहीं मारते। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। बोले नहीं सर, चाबी लगाते हो? सर चाबी भी नहीं लगाते। कुछ तो करते हो? हाँ सर। क्या करते हैं? सर उस पर हैंडल लगा देते हैं और हैंडल मारते हैं। तो आप हैंडल मारते हैं तो भी करते हैं, रोटरी मोशन देते हैं। इसका मतलब आपने किक मारा तो भी रोटरी मोशन दिया, आपने सेल्फ लगाया या चाबी लगाई, चाबी लगाते क्या होगा, सर्किट पूरा होता है। सर्किट पूरा ही होते क्या होते, करंट बहती है। करंट बहती है तो मोटर स्टार्ट होती, तो मोटर स्टार्ट हुई। अब मोटर स्टार्ट हुई तो सर इलेक्ट्रिक एनर्जी कहां से आई? बेटा बैटरी का जो हमारा एनर्जी है उसी से मोटर स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब कि आप या तो किक मारेंगे या आप सेल्फ लेंगे या स्टार्ट करेंगे चाबी लगा के, या आप हैंडल मारेंगे। इन तीनों ही स्थिति में आप क्या कर रहे हैं? सर शुरुआत में जब हमें इंजन स्टार्ट करना होता है तो हमें पहले सक्शन और कंप्रेशन करना हो। जब सक्शन और कंप्रेशन करते हैं सर, उसी के बाद हमें पावर मिलती है। हाँ, एक बार जब पावर मिल जाती है तो उस पावर से हमारी साइकिल चल पड़ती है। अब उसी पावर से आउटपुट भी होगा, एग्जॉस्ट भी होगा, सक्शन कंप्रेशन भी होगा। कब तक? जब तक इंजन को हम रोकेंगे नहीं। एक बार इंजन को हम रोक देंगे फिर उसको स्टार्ट करना होगा तो इंजन क्या कहेगा, भूल गए क्या, मैं शुरू में पावर नहीं देता, मैं पावर तब देता हूं जब तुम पहली बार सक्शन कंप्रेशन खुद करते हो तो मैं पावर देता हूं। क्या समझिए, पर भी हमसे ये कहता है गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो खुद अपनी मतलब कह लीजिए मदद करते हैं या मेहनत करते हैं, ईश्वर उनकी मदद करते हैं। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो भगवान जी मदद नहीं करेंगे, ईश्वर मदद नहीं करेगा। ईश्वर भी उनकी मदद करता है जो मेहनत करते हैं, जो लगे रहते हैं। तो मतलब समझिए, इंजन भी कहता है मैं थोड़ी तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा, तुम कुछ बाहर से सक्शन कंप्रेशन का जुगाड़ करो फिर मैं आगे काम करूंगा। तो इसका मतलब जब इंजन रुकेगा तुम्हें बाहर से स्टार्ट कराना पड़ेगा। तो इसका मतलब समझ में आ रही है, यहां पे मैं क्या कह रहा, KHS, किक, हैंडल और सेल्फ। अब बेटा जो मैंने कहानी बोली है यही चीजें अंग्रेजी में लिखी। अब चूंकि हमारे बच्चे जो हैं डिप्लोमा के थोड़ा इंग्लिश में धीरे धीरे मेरे साथ डेवलप हो रहे हैं, तो आइए मैं इसको आपके लिए फटाफट से कर देता हूं। बट द क्वेश्चन अराइजेस, प्रश्न उठता है दैट पावर स्ट्रोक इन विच वर्क इज ऑब्टेन, कि जो पावर स्ट्रोक है जिसमें हमें कार्य मिलता है, इस थर्ड प्रोसेस, वो तो सर तीसरे नंबर पे है। मीन्स टू ऑब्टेन पावर स्ट्रोक, अर्थात सर पावर स्ट्रोक को पाने के लिए सक्शन एंड कंप्रेशन मस्ट बी कंप्लीटेड। सर पावर स्ट्रोक को पाने के लिए सक्शन कंप्रेशन करेंगे तभी तो पावर मिलेगा। बट व्हेन इंजन स्टार्ट्स फ्रॉम कोल्ड, कोल्ड का मतलब है रुका हुआ, जब इंजन रुका हुआ है सर उसको हम स्टार्ट करते हैं, हाउ सक्शन एंड कंप्रेशन आर डन, तो सक्शन कंप्रेशन कैसे होता है? आंसर है किक मार के या हैंडल मार के, इंजन में जो हैंडल मारते हैं, या सेल्फ लेके। सेल्फ लेते हैं तो क्या होता है, आपका मोटर स्टार्ट होती है। इसी चीज को हमने जवाब दिया। हियर कम्स द रोल ऑफ KHS, किक, हैंडल एंड सेल्फ। इनिशियली व्हेन इंजन इज स्टार्टेड फ्रॉम कोल्ड, जब इंजन रुका हुआ है, ठंडा है यहां पे कहने का मतलब है रुका हुआ है, जब उसको स्टार्ट करते हैं, वी हैव टू सप्लाई एनर्जी एक्सटर्नली, हमें इसको ऊर्जा देनी पड़ती है बाहर से, टू कैरी आउट द सक्शन एंड कंप्रेशन। कहने का मतलब सक्शन कंप्रेशन कराने के लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। जैसे भी आप दीजिए, किक मारिए, हैंडल लगाइए, सेल्फ दीजिए।
और उसके बाद जब आपने सक्शन कंप्रेशन पावर दे दिया, सक्शन कंप्रेशन के लिए ऊर्जा दे दी, उसके बाद पावर स्ट्रोक हो गया। और एक बार पावर स्ट्रोक मिल गया तब तो फ्यूल जलता जाएगा, एनर्जी मिलती जाएगी, वर्क में कन्वर्ट होती जाएगी। कब तक? जब तक इंजन को आप रोकेंगे नहीं। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा सा फ्लाईव्हील का समझ में आया है, और हमारा किक, हैंडल और सेल्फ क्यों लगाते हैं इसके बारे में भी आइडिया मिला है। इसको एक बार आप दोबारा पढ़ेंगे तो अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। When power is needed for suction and compressor, it's supplied to flywheel. मिल जाएगी और उसके बाद वो ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो बेटा हम लोगों ने एक तरह से आप कह सकते हैं कि आज फ्लाईव्हील को भी पिक्चर में ले आए। तो अब हम लोग अगर शॉर्ट में बोले 2 लाइन में तो क्या होगा? फ्लाईव्हील क्या है सर? फ्लाईव्हील इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी आईसी। किसी भी आईसी इंजन का, यहां पे जब आईसी इंजन बोल रहे हैं तो मतलब रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन का कंपलसरी या एसेंशियल, अवश्य होने वाला कंपोनेंट है। अब हमारे पास कंपोनेंट कितने हो गए सर? 5। पहला क्या था सर? सिलेंडर एंड सिलेंडर हेड। दूसरा क्या था सर? पिस्टन एंड पिस्टन रिंग। तीसरा क्या था सर? कनेक्टिंग रॉड। चौथा क्या था सर? क्रैंक एंड क्रैंक शैफ्ट। पांचवा क्या हो गया सर? फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील क्या करता है सर? फ्लाईव्हील जो है किसी भी रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन का एनर्जी बैंक है। क्या करता है ये सर? पावर स्ट्रोक के दौरान मिली हुई ऊर्जा को ये अपने इनर्शिया के कारण स्टोर कर लेता है और उसी से ये कंटिन्यूअस आउटपुट देता रहता है। और साथ ही साथ इंजन को एग्जॉस्ट करने के लिए, सक्शन के लिए, कंप्रेशन के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है वो भी ये सप्लाई करता है। प्रश्न उठता है कि पावर स्ट्रोक जब होगा तब न ये स्टोर करेगा, और पावर स्ट्रोक तो तब होगा जब सक्शन कंप्रेशन होगा। तो जब इंजन कोल्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब इंजन रुका हुआ है, अब तुम स्टार्ट कर रहे हो, तो सक्शन कंप्रेशन कैसे करोगे? फ्लाईव्हील तो कुछ ताकत देगा नहीं, क्योंकि फ्लाईव्हील तो रुकी हुई है इस वक्त, इसमें कोई एनर्जी तो है नहीं। सर ऐसी स्थिति में हम सक्शन कंप्रेशन के लिए बाहर से एक्सटर्नली पहली बार एनर्जी सप्लाई कैसे करते हो सर? सर तरीके होते हैं, या तो इंजन पे किक मारनी पड़ती है, या हैंडल लगाना पड़ता है, या सेल्फ स्टार्ट करना पड़ता है। इन तीनों ही विधि से हम क्या करते हैं? उसको पहली बार सक्शन कंप्रेशन करने के लिए बाहर एनर्जी देते हैं। एक बार जब इंजन स्टार्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद सर वो कंटिन्यूअस चलता रहता है, क्योंकि बात हुई थी साइक्लिक डिवाइस है सर, निरंतर चलती रहती है। और जब रुक जाएगा तो फिर यही काम करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से आज फ्लाईव्हील क्लियर हो गया। अब बेटा हम लोग आज चाहते हैं कि सर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन भी हो जाए। सर कल इतना समय लगा था, क्या आज भी इतना लगेगा? मैंने कहा नहीं, अब आप 4 स्ट्रोक साइकिल को समझने लगे हैं, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में कम समय लगेगा। तो आइए 4 स्ट्रोक डीजल इंजन को समझने की कोशिश करते हैं। बेटा देखिए 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्या होगा सर? 4 स्ट्रोक होंगे, 1, 2, 3 और 4। पहले में क्या होगा? सक्शन। दूसरे में क्या होगा? कंप्रेशन। तीसरे में क्या होगा? पावर। और चौथे में क्या होगा? एग्जॉस्ट। बस फर्क यह है कि यहां पेट्रोल की जगह डीजल आ रहा है। तो आइए हम लोग 4 स्ट्रोक डीजल साइकिल को समझे। तो मैक्सिमम इसकी जो कार्यविधि है लगभग मिलती जुलती किसकी होगी? पेट्रोल साइकिल की होगी, परंतु इसमें कुछ डिफरेंस होंगे। उस डिफरेंस को समझ लें तो हमारी 4 स्ट्रोक डीजल साइकिल भी तुरंत हो जाए। सिर्फ 20 से 25 मिनट के अंदर वो हो जाना चाहिए। आइए देखें। अब हम चल रहे हैं आज पढ़ने 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, यहां आप कह सकते हैं 4 स्ट्रोक डीजल साइकिल, एक ही बात है। अब देखिए इसको पढ़ने से पहले कम से कम आप ये बताइए सर हमारा 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है और मान लीजिए सर हमारा 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है, इन दोनों में जो मुख्य कंपोनेंट हैं सर उनमें क्या फर्क होगा? मैंने कहा देखिए बेटा, यहां पे जो 5 कंपोनेंट थे एसेंशियल वाले, कंपलसरी वाले, वो यहां पे भी होंगे। इसका मतलब 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन हो या 4 स्ट्रोक डीजल इंजन हो, वो जो 5 कंपोनेंट है वो तो पेट्रोल डीजल क्या 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक सब में होंगे, वो तो होंगे ही होंगे। लेकिन अब फर्क समझिए, अगर आपका इंजन पेट्रोल इंजन है तो उसमें कार्बोरेटर था और स्पार्क प्लग। अगर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है तो उसमें कार्बोरेटर और स्पार्क प्लग नहीं होगा। सर क्या होगा? मैंने कहा बेटा कार्बोरेटर के स्थान पे फ्यूल पंप होगा। मतलब सर जहां कार्बोरेटर लगा था वहां फ्यूल पंप होगा? मैंने कहा नहीं, जहां कार्बोरेटर लगा था वहां फ्यूल पंप नहीं होगा। मतलब आप समझ लीजिए यहां कार्बोरेटर था तो वहां कार्बोरेटर नहीं है, उसके स्थान पे फ्यूल पंप है, स्थान बदल जाएगा थोड़ा। और जहां स्पार्क प्लग लगा था उसकी जगह पे इंजेक्टर होगा। इसका मतलब कोई पूछे
स्पार्क प्लग किस इंजन में होता है? तो आंसर होगा पेट्रोल इंजन। सर 2 स्ट्रोक की 4 स्ट्रोक? मैंने कहा 2 स्ट्रोक हो या 4 स्ट्रोक हो, पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग होगा और कार्बोरेटर होगा। सर डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होगा, कार्बोरेटर नहीं होगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर डीजल इंजन में क्या होगा? मैंने कहा डीजल इंजन में स्पार्क प्लग की जगह पे इंजेक्टर होगा, उसी जगह पे, बिल्कुल जहां पे स्पार्क प्लग लगता था उसी जगह पे इंजेक्टर होगा। और सर वो कार्बोरेटर की जगह फ्यूल पंप हो सकता है जगह थोड़ी सी अलग हो। तो इसका मतलब हमारे पेट्रोल इंजन में होता था कार्बोरेटर और स्पार्क प्लग, यहां होगा फ्यूल पंप और इंजेक्टर। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने इधर बना हुआ है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का एक लेआउट या डायग्राम, और इधर बना हुआ है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, दोनों ही रेसिप्रोकेटिंग इंजन है। इसमें भी सिलेंडर है, पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, सक्शन वॉल्व है, एग्जॉस्ट वॉल्व है। लेकिन यहां पे क्या है? स्पार्क प्लग है। और इस सक्शन वॉल्व में क्या आ रहा है? चार्ज आ रहा है। कहां से आ रहा है? कार्बोरेटर से आ रहा है। कार्बोरेटर में क्या आ रहा है? सर कार्बोरेटर में यहां से आ रहा है। ये क्या है सर? AF। सर वो बाइक वगैरह पीछे लिखा रहता है ना, जब नई नई बाइक खरीदा रहता है कोई, तो पीछे लिखा रहता है AF। सर ये वही है AF? मैंने कहा देखो बेटा, बाइक वगैरह में पीछे या स्कूटर में या कार में जब नई नई खरीदते हैं तो जब तक नंबर, तो बेटा हमारे ट्रांसपोर्ट ऑफिस से नंबर मिलता है, RTO ऑफिस से, उस RTO ऑफिस से जब तक नंबर नहीं मिलता है तो लोग पीछे लिख देते हैं AF। AF का मतलब होता है अप्लाइड फॉर। अप्लाइड फॉर, अप्लाइड फॉर का मतलब हमने सर आवेदन किया है नंबर के लिए, पैसा वैसा जमा कर दिया सरकार के खजाना में, फॉर्म हम भर दिया है सर, नई नई गाड़ी है सर, उन्होंने कहा है 15 दिन में नंबर आएगा, तो आपको छूट रहती है कि अगर आपने नई गाड़ी खरीदे हैं तो पीछे अगर नंबर नहीं भी लिखा है, AF लिखा हुआ है अप्लाइड फॉर, आप कागज दिखा दिए सर नई नई खरीदी, आपको छोड़ देगा। तो वहां पे AF का मतलब होता है अप्लाइड फॉर। हाँ समझ गए, यहां पे AF का मतलब अप्लाइड फॉर? मैंने कहा नहीं बेटा, यहां पे AF का मतलब है एयर फिल्टर। अब समझिए यहां पे एयर का A का मतलब है एयर फिल्टर। सर अब क्या होगा? मैंने कहा देखो बेटा, इस कार्बोरेटर में एक तरफ से एयर आ रही है और इधर टंकी से क्या आ रहा है? पेट्रोल। सर एक तरफ से पेट्रोल आ रहा है, एक तरफ से एयर आ रही है, तो सर एयर फिल्टर क्या करेगा? मैंने कहा बेटा, मान लीजिए आंधी चल रही है और आप बाइक से चले जा रहे हैं, तो आंधी के वक्त क्या हो रहा है? धूल धक्कड़ एयर के अंदर है। अब अगर मान लीजिए कार्बोरेटर में एयर भी आएगी और टंकी से पेट्रोल आएगा तो अंदर धूल धक्कड़ चला जाएगा ना। तो अब क्या चाहते हैं? ये धूल धक्कड़ अंदर चला जाए हमारे वायु के साथ, कि इंजन के कार्बोरेटर के आगे हम एक एयर फिल्टर लगा दें ताकि जो अंदर एयर जाए तो वायु तो अंदर जाए, मींस नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो अंदर जाए, लेकिन धूल धक्कड़ क्या हो? वो बाहर रुक जाए। एयर फिल्टर। ईश्वर ने भी हमारे नाक में जो बाल वाल बनाए हैं काहे के लिए बनाए हैं? ताकि जब हम सांस लें, जब हम एयर लें, तो अंदर भगवान जी ने एयर फिल्टर बना रखा है ताकि धूल धक्कड़ यहीं पे हो जाए। इसलिए नाक में कभी कभी हाथ लगा के निकालते हो ना, होते रहते हैं हम लोग नाक में, क्या निकालते हैं? मैल निकलता है। मैल कहां से आता है? भगवान जी डाल देते हैं क्या? नहीं, ये जो धूल धक्कड़ है उसको रोक लेता है। तो भगवान ने नोज के अंदर फिल्टर बना रखा है, थोड़े बहुत बाल जो दे रखे हैं वो फिल्टर का काम करते हैं। आइए, तो ये एयर फिल्टर। तो अब इसका मतलब ये है हमारा पेट्रोल इंजन, ये था स्पार्क प्लग, ये था कार्बोरेटर। अब अगर डीजल इंजन है तो क्या होगा? सर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है, सब कुछ वैसे ही होगा। बिल्कुल, ये होगा सिलेंडर, ये होगा पिस्टन, ये होगा कनेक्टिंग रॉड, ये होगा सक्शन वॉल्व और ये होगा एग्जॉस्ट वॉल्व। बस फर्क ये है कि ये जो चीज है ये तुम्हारा अब स्पार्क प्लग नहीं। तो सर ये क्या है? ठीक उसी जगह पे है जहां पे स्पार्क प्लग होता है, इसका नाम है इंजेक्टर। इसको और भी 2-3 नामों से जानते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे। सर इसका नाम है इंजेक्टर, तो सर ये इंजेक्टर है, तो सर आपने यहां पे इंजेक्टर क्यों नहीं लिखा है? मैंने कहा बेटा यहां पे मैंने लिखा है ए, यहां पे मैंने लिखा है ए ऑब्लिक आई ऑब्लिक एन। यहां पे इस आई का मतलब है इंजेक्टर, अभी नोट मत करिए, आगे फिर डिटेल में आएगा। ए का मतलब है एटोमाइजर और एन का मतलब है नोजल, मतलब इसको हम एटोमाइजर, इंजेक्टर या नोजल कुछ भी कहते हैं, यही होता है ये यहां पे। अब सर यहां पे क्या है? मैंने कहा यहां से आएगी एयर। अब एयर किससे आएगी? एयर फिल्टर से होते हुए आएगी। तो इसका मतलब डीजल इंजन में एयर अंदर जाती है, बिल्कुल एयर अंदर जाती है। सर इसका मतलब पेट्रोल नहीं जाएगा, डीजल नहीं जाएगा, एयर जाएगी, एयर जलेगी। मैंने कहा एयर नहीं जलती है, जलने के लिए तो फॉसिल फ्यूल चाहिए, डीजल आएगा। तो अब ये कैसे होगा देखेंगे। फिलहाल
इधर से हो गया एयर फिल्टर, ये हो गया तुम्हारा इंजेक्टर बोलो, नोजल बोलो या एटोमाइजर। अब देखो ये है तुम्हारा फ्यूल पंप, ये है तुम्हारा फ्यूल का मतलब यहां पे था ये कार्बोरेटर, ये एयर फिल्टर, ये स्पार्क प्लग। यहां पे एयर फिल्टर तो है ही है, एयर फिल्टर तो बोलने की जरूरत भी नहीं है बेटा। एयर के रास्ते पे एक छन्नी लगा दी जिससे एयर छनके जाए, ठीक है। घर में भी चाय बनाते थे, छन्नी लगा देते हैं, चाय की पत्ती नीचे चली जाए, चाय की पत्ती छन जाए, ठीक है, तो छन्नी है। अब ये हो गया फ्यूल पंप, ये हो गया इंजेक्टर। तो अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई, आपसे पूछा जाए बताओ पेट्रोल इंजन का वो कौन सा कंपोनेंट जो डीजल में नहीं होता? पेट्रोल इंजन का वो कंपोनेंट जो डीजल में नहीं होता, स्पार्क प्लग और कार्बोरेटर। ओके, डीजल इंजन का वो कंपोनेंट जो पेट्रोल इंजन में नहीं होता, सर इंजेक्टर और फ्यूल पंप। जबकि फ्यूल पंप के बारे में थोड़ा सा भी आगे डिटेल में करेंगे तो वहां पे भी होता है, लेकिन वो दूसरे तरह से होता है, समझ में आएगा, किसी प्रश्न में आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल इसमें होता है कार्बोरेटर स्पार्क प्लग, यहां पे कार्बोरेटर ना होके होता है फ्यूल पंप, और यहां पे स्पार्क प्लग था तो यहां पे स्पार्क प्लग ना होके होता है इंजेक्टर। इतनी बात अगर दिमाग में आ गई तो आप समझिए फोर स्ट्रोक साइकिल हम लोग डीजल पे आ गए। आइए, तो पीछे हमने देखा कार्बोरेटर की जगह पे हो गया फ्यूल पंप, स्पार्क प्लग की जगह पे हो गया इंजेक्टर। चित्र में देख रहे हैं तो यह है हमारा फोर स्ट्रोक डीजल इंजन और यह है हमारा फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा, पेट्रोल इंजन में क्या था? पेट्रोल इंजन में हमारी एयर आई, कहां से आई सर? एयर फिल्टर से होके आई, कार्बोरेटर, और इधर से पेट्रोल जो है टंकी से आया। अब यहां पे इस कार्बोरेटर के अंदर पेट्रोल को हमने वाष्पीकृत किया, एयर के साथ समांगी मिश्रण बनाया, इसको हम चार्ज कहते हैं, और सक्शन स्ट्रोक के दौरान इसको चार्ज मिला, फिर चार्ज कंप्रेस हुआ, फिर ये जला चिंगारी से। अब यहां पे चार्ज जलता कैसे है सर? ये चार्ज जलता है जब स्पार्क प्लग से चिंगारी आती। तो यहां पे चार्ज के जलने का कारण स्पार्क प्लग से आने वाला स्पार्क या चिंगारी है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं SI। कहने का मतलब पेट्रोल इंजन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पार्क इग्निशन इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन। तो पेट्रोल इंजन्स आर कॉल्ड, या कह सकते हैं पेट्रोल इंजन्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्पार्क इग्निशन इंजन। लेकिन अब समझिएगा, पेट्रोल इंजन को हम स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं क्योंकि चार्ज में कंबस्शन क्यों होता है सर? चार्ज का टेम्परेचर, जो कंप्रेशन के बाद चार्ज का टेम्परेचर 250 डिग्री से कम है, तो सर चार्ज को जलाने के लिए हमें चिंगारी की जरूरत है। इस चिंगारी का तापमान 250 से ऊपर होता है, चिंगारी के आते ही हमारा चार्ज जल जाता है, लेकिन चार्ज जलाने के लिए हमें स्पार्क की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन। अब सोचिए आगे चल के, किसी फ्यूल को जलाने के लिए अगर चिंगारी की जरूरत पड़ेगी तो उसको बोलेंगे स्पार्क इग्निशन इंजन। अब देखिए, पेट्रोल इंजन को हम लोग बोलते हैं SI इंजन, डीजल इंजन को हम लोग बोलते हैं CI इंजन। लेकिन दिमाग में मैं क्रॉस क्वेश्चन डाल दे रहा हूं, मैं इसका आंसर बाद में दूंगा। सर जो हमारा LPG इंजन है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG, जिसको हम लोग घर में भी इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग गैस, जो हमारा LPG इंजन है, या जो हमारा सर CNG इंजन है, सर ये दोनों SI इंजन है कि CI इंजन है? सर पेट्रोल इंजन तो SI इंजन होता है, सुना है। डीजल इंजन CI इंजन होता है तो सुना है। सर हमारा LPG इंजन कैसा होता है, CNG कैसा होता है? हमने कहा बाद में डिस्कस कर। लेकिन फिलहाल पेट्रोल इंजन को स्पार्क इग्निशन इंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको जलाने के लिए चिंगारी की जरूरत होती है। इसका मतलब अगर इनको जलाने के लिए चिंगारी की जरूरत होगी तो इनको SI इंजन बोलेंगे, अगर इनको जलाने की चिंगारी की जरूरत नहीं होगी, कोई और तरीका होगा, तो इसको CI इंजन बोलेंगे। इतना तो क्लियर है। तो पेट्रोल को हम SI इंजन इसलिए बोलते हैं जो कंप्रेशन के अंत में, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में चार्ज को जलाने के लिए हम चिंगारी देते हैं। चिंगारी कहां से आती है? स्पार्क प्लग से आती है। तो स्पार्क कैसे पैदा होता है? मैंने कहा इंतजार करिए, 7 चैप्टर में 7C में हम स्पार्क कैसे पैदा होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, हालांकि इससे प्रश्न ज्यादा नहीं आते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब सर ये पेट्रोल इंजन जो है, इसमें कंप्रेशन रेशियो कितना रखते हैं? अब ये बेटा, अगर आप 10 एग्जाम देंगे मैकेनिकल के तो विश्वास कीजिए 10 में से किसी एक एग्जाम में ये प्रश्न आ जाएगा, घूम फिर के कहीं ना कहीं इसके 10 प्रश्न बनेंगे, आगे पढ़ते पढ़ते वो कहीं ना कहीं आ जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं कि पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना।
तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसी की थोड़ा सा बात करें और फिर हम लोग थोड़ी देर बाद चलेंगे बेटा अपने डीजल इंजन। अब देखिए पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है, तो जवाब है आरसी। आरसी का मतलब कंप्रेशन रेशियो, किसके लिए? पेट्रोल इंजन के लिए। सर ये जो बता रहे हैं आप ये 4 स्ट्रोक के लिए है? मैंने कहा नहीं बेटा, अब हम इस वक्त जब डिस्कस कर रहे हैं ये चीज तो ये 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक दोनों के लिए है, ये पेट्रोल इंजन के लिए। जब हम बोल रहे हैं पेट्रोल इंजन ऐसा ही इंजन होता है तो ये 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक दोनों के लिए है। जब हम कार्यविधि समझा रहे हैं ऐसे ऐसे करके 4 बार में तो ये 4 स्ट्रोक पेट्रोल है, बट अगर इसको 2 बार में समझा देंगे 2 स्ट्रोक में ही हो गया तब ये 2 स्ट्रोक है। लेकिन अब ये 4 बार में समझाऊं मैं आपको या मैं इसको 2 बार में ही चारों काम कर लूं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। स्पार्क प्लग दोनों केस में मौजूद रहेगा, कार्बोरेटर दोनों केस में मौजूद रहेगा, चार्ज दोनों ही परिस्थितियों में 4 स्ट्रोक होगा या 2 स्ट्रोक होगा चिंगारी से जलेगा। अब 2 स्ट्रोक इंजन है या 4 स्ट्रोक इंजन है, कंप्रेशन रेशियो का मान पेट्रोल इंजन में 6 से 12 होता है। इसका मतलब अमूमन 6 से लेके 12 तक रेंज होती है इसकी, पेट्रोल इंजन की कंप्रेशन रेशियो की। सर इसका मतलब 12 से ज्यादा नहीं हो सकता सर, 13 नहीं हो सकता? मैंने कहा नहीं बेटा, किताबों में 12 तक दिया है लेकिन आज के तारीख में तो 13 साढ़े 13 तक भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हाँ 20 नहीं है, तो जो आधुनिक इंजन है सबसे ज्यादा कंप्रेशन रेशियो वाला भी इंजन है वो 13 साढ़े 13 है। किताबों में 6 से 12 लिखा हुआ है, उसी पे पूरी पढ़ाई होती है। और ये साढ़े 13 कॉमन नहीं है बेटा, कहीं एक आध जगह पे है। मैंने जो आपको स्पेसिफिकेशंस दिए हैं उसमें एक जगह 13 साढ़े 13 है, आगे कभी दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप 6 से 12 के रेंज मान के चलिए। ओके सर। सर ये बताइए अगर मान लीजिए 12 की जगह 13 हो जाए तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? मैंने कहा अच्छी बात। क्यों? मैं देखिए बेटा, मैंने आपको शुरू में बताया है कि कंप्रेशन रेशियो अगर ज्यादा होगा तो उस इंजन की थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होगी। अब सपोज कीजिए आपके पेट्रोल इंजन का आपके पास 100 सीसी की हीरो होंडा बाइक है, आपके पास 100 सीसी की हीरो होंडा बाइक है और मेरे पास भी 100 सीसी की हीरो होंडा बाइक है। दोनों की हीरो होंडा बाइक है 100 सीसी। इसका मतलब सक्शन स्ट्रोक में आपकी बाइक भी 100 सीसी खींचेगी और मेरी बाइक भी 100 सीसी खींचेगी। लेकिन अब क्लियर हो रहा है 100 सीसी क्या खींचेगी? पेट्रोल ही नहीं, 100 सीसी चार्ज खींचेगी। इस कार्बोरेटर में जो चार्ज बना है वो 100 सीसी खींचेगी, आपकी बाइक भी मेरी बाइक। अब दोनों 100 सीसी खींचेंगी। अगर 1 लीटर तेल है वो तेल के साथ वायु का मिक्सचर बनेगा तो 1 लीटर तेल वायु के साथ मिक्सचर बनके दोनों खींचेंगी, 100 सीसी हर बार में खींचेंगी। इसको जलाएंगे, जलाने के बाद जो ताकत मिलेगी उस इंजन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब अगर इसका कंप्रेशन रेशियो मान लीजिए 12 है और इसका कंप्रेशन रेशियो मान लीजिए 13 है, तो आप बताइए किस बाइक की थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होगी? थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है? सर ये कहां से आ गया? कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होने से थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होती है। आप कह देंगे हम मान लेंगे। मैंने कहा फिलहाल मान लीजिए, जब सेकंड चैप्टर आएगा तो हम सिद्ध कर देंगे, तो वहां पे एनालिसिस करेंगे गैस पावर साइकिल की, हम वहां दिखाएंगे कि कंप्रेशन रेशियो बढ़ने से एफिशिएंसी बढ़ती है, बिल्कुल क्लियर दिखेगा। बहरहाल अगर कंप्रेशन रेशियो 13 है तो इसकी थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होगी, इसकी थर्मल एफिशिएंसी कम होगी। कहने का मतलब 100 सीसी की बाइक हो और कंप्रेशन रेशियो 12 हो और मान लीजिए ये 1 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर चलती, तो थर्मल एफिशिएंसी सीधे सीधे किससे जुड़ती है? माइलेज से या एवरेज से। तो अगर ये 100 सीसी की बाइक है और इसका कंप्रेशन रेशियो 13 है तो निश्चित तौर पे 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी? 50 किलोमीटर, 55 किलोमीटर कि 45? 55 किलोमीटर। इसका मतलब क्या होगा? थर्मल एफिशिएंसी इसकी हाई होगी। दोनों सेम हीट लेंगे, सेम चार्ज सक करेंगे तो उसको जलाएंगे तो सेम हीट पैदा होगी, लेकिन ये इस हीट से जितना वर्क पैदा करेगा उसके तुलना में उतनी ही हीट से ये ज्यादा वर्क पैदा करेगा। तो वर्क जितना मिलता है हीट खर्च करके उसका रेशियो कहलाता है थर्मल एफिशिएंसी, आगे आएगा। तो कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होने से थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होगी। क्लियर? इसका मतलब अगर पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो 8 है, इससे अच्छा है 9, इससे अच्छा है 10, 10 से अच्छा है 12, सर 12 से अच्छा है 20। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो सर इसका मतलब कंप्रेशन रेशियो अगर ज्यादा होता है तो यहां 12 तक क्यों रुक जाते हैं? 20 तक चले जाइए। देखा हम जाना तो चाहते हैं, पेट्रोल इंजन में हम चाहते हैं 20 चले जाएं, 24 चले जाएं, 100 चले जाएं, 1000 चले जाएं, हम जा नहीं सकते।
12 के ऊपर, और आज के तारीख में लेटेस्ट के हिसाब से 13 मान लीजिए, 13 साढ़े 13 के ऊपर जाएंगे तो खतरा है। तो किस चीज खतरा है? मैंने कहा कंप्रेशन रेशियो अगर 12 से ज्यादा हो जाएगा तो हमारा खतरा है। किस चीज खतरा? मैंने कहा बेटा एक खतरा तो है प्री इग्निशन का और दूसरा खतरा है डिटोनेशन का। तो अब बेटा दो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म आ रहे हैं, प्री इग्निशन एंड डिटोनेशन। तो प्रश्न क्या बन रहा है बेटा? बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है, हर एग्जाम में आने वाला मोस्ट पॉपुलर बेसिक सवाल। तो आप समझिए, अगर आप आईसी इंजन पढ़ रहे हैं, आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसको तो जानना ही। अगर कोई पूछेगा और तुम ये नहीं बता पाओगे, कहेगा बेटा तुम्हें कुछ नहीं आता, तो तुम्हें तो कुछ नहीं बोलेगा। कह देगा मास्टर लोगों को नहीं आता तो तुम्हें क्या आएगा? तो गाली तुम्हें नहीं पड़ेगी, गाली तुम्हारे मास्टर साहब को पड़ेगी। इसलिए बेटा इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं, इसको समझते हैं बेटा। तो अब आपसे कोई पूछे पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है? सर अमूमन पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो सर किताबों के हिसाब से या सर 6 से 12 होता है। 12 ज्यादा नहीं हो सकता सर? 12 से ज्यादा हम रखना तो चाहते हैं सर, लेकिन अगर हम इससे ज्यादा रखेंगे तो हमारा फायदा भी है। क्या फायदा है सर? हमारी थर्मल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जो कंप्रेशन रेशियो बढ़ने से पेट्रोल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी बढ़ती है। लेकिन सर ऐसा करने से, कंप्रेशन रेशियो के बढ़ने से खतरा होता है किस चीज का? प्री इग्निशन और डिटोनेशन। अब हम लोग थोड़ा सा समझना चाहते हैं प्री इग्निशन और डिटोनेशन। सर क्या हम लोग इस स्थिति में आ चुके हैं कि हम इन दोनों चीजों को समझ जाएंगे? मैंने कहा बेटा देखिए, अभी हम लोग ऐसी स्थिति में हैं कि हम प्री इग्निशन को तो हम समझ, बट हम डिटोनेशन को अभी नहीं समझ पाए। इसका मतलब अभी फिलहाल मैं आपको डिटोनेशन तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है, जहां कंबस्शन फिनोमिना पढ़ते हैं, वहां पे इस डिटोनेशन को ही हम डिटेल में पढ़ते हैं। वहां पे 8 घंटे लग जाते हैं हम लोगों को पूरा पढ़ने में। वहां पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम प्री इग्निशन को शायद समझा पाएंगे और आप समझ भी पाएंगे। तो आइए, आपसे पूछा जा रहा है भाई पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो को 12 से ऊपर नहीं रखते अमूमन, सामान्यतः, ऐसा क्यों? सर ड्यू टू रिस्क ऑफ प्री इग्निशन एंड डिटोनेशन। प्री इग्निशन का मतलब, प्री का मतलब पहले, जो समय है उससे पहले। अब सपोज कीजिए आपने सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, अब आपने कंप्रेशन, अगर आपका टीडीसी ये था तो कंप्रेशन रेशियो था 10। अब आपने कहा नहीं सर कंप्रेशन रेशियो 15 कर दीजिए। अगर कंप्रेशन रेशियो 15 करना है और स्वेप्ट वॉल्यूम 100 सीसी है तो पिस्टन टीडीसी पे आके रुका है, तो अब आपका ये टीडीसी यहां होना चाहिए था, यहां होना चाहिए था। सर टीडीसी कैसे बदलेंगे? मैंने कहा बेटा ये स्ट्रोक लेंथ को हम आराम से बदल सकते हैं। कैसे? आपको याद होगा L बराबर 2R। अगर हम R को बढ़ा दें, अगर बीडीसी यही है, R बढ़ा दिया तो L बढ़ जाएगा। L बढ़ गया तो आप यहां पे रुकेंगे कि यहां पे रुकेंगे? आप यहां पे रुकेंगे। जब आप यहां पे रुकेंगे, टीडीसी यहां से बढ़ के यहां आ गया तो क्या हो जाएगा? क्लियरेंस स्पेस कम हो जाएगा। और आप जानते हैं कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? VS प्लस VC बटे VC, या इसको लिख सकते हो 1 प्लस VS बटे VC। अगर उसी VS के लिए अगर स्वेप्ट वॉल्यूम 100 सीसी रहे और क्लियरेंस स्पेस को कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा? VC कम हो जाएगा। तो VS बटे VC, ये चीज छोटी हो गई, ये राशि बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब कि पहले हम 10 कंप्रेशन रेशियो था तो यहां तक आते थे, और कंप्रेशन रेशियो के अंत में जब यहां पहुंचते थे तो क्या होता था? इस चार्ज का कंप्रेशन हो चुका होता था कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में, इसका प्रेशर भी बढ़ जाता था, टेम्परेचर भी बढ़ जाता था। अब आप चाहते हैं नहीं सर हम इसको और कंप्रेस करेंगे, जब कंप्रेस करेंगे तो पिस्टन अभी टीडीसी पे नहीं पहुंचा है। अब आप यहां तक आते थे तो 10 होता था, अब आपने यहां पे कर दिया 20। अब आप यहां पे चलेंगे, अब यहां तक जैसे ही पहुंचेंगे, अभी टीडीसी नहीं पहुंचे हैं, कंप्रेशन रेशियो कितना आ जाएगा? 14। और जब कंप्रेशन रेशियो बढ़ता है अंदर चार्ज का टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो मालूम चला आपने प्लानिंग ये की थी कि कंप्रेशन के अंत में जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचेगा उस वक्त चिंगारी आएगी और इसको जलाएगी सर। तो सर अब हम कंप्रेस कर रहे हैं, अब हम कंप्रेशन हमने रेशियो बढ़ा दिया है, कंप्रेशन रेशियो हाई कर दिया है, तो क्या होगा? टीडीसी पे पहुंचने के पहले ही टेम्परेचर 250 क्रॉस कर जाएगा। अब टीडीसी पे आप पहुंचे नहीं है, उसके पहले ही कंप्रेशन हाई होने की वजह से, 20 होने की वजह से, 22 होने की वजह से जाएगा। ये जो है टेम्परेचर 250 क्रॉस कर जाए, और 250 टेम्परेचर क्रॉस कर गया तो चार्ज जल जाएगा, चिंगारी का इंतजार नहीं करेगा। सर चार्ज जल जाएगा? मैंने कहा यस। तो क्या दिक्कत है? चार्ज को जलाना ही तो आप चाहते थे ना, चिंगारी लाके इसको जलाते, और यहां चिंगारी की जरूरत ही नहीं है। सर आपने इसको कंप्रेशन रेशियो बढ़ा दिया है, तो जैसे ही कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से टेम्परेचर 250 से ऊपर गया है, जल गया सर, अपने आप जल गया।
बल्कि सर ऐसा करने से तो हमारा फायदा हो गया। मैंने क्या फायदा हो गया? सर ऐसा करने से हमारे स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं पड़ी, तो स्पार्क प्लग का पैसा बच गया। कितना रुपए बच गया? मैंने कहा 100 रुपए का स्पार्क प्लग आता है, 100 रुपए बच गया। तो अगर हम कंप्रेशन रेशियो बढ़ा दें सर, तो कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से टीडीसी पे पहुंचने से पहले ही सर टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर हो जाएगा और चार्ज स्वतः जल जाएगा। और चार्ज अगर स्वतः जल जाएगा सर, तो स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं होगी। मैंने कहा नहीं बेटा, सिर्फ 100 रुपए नहीं बचेगा, 2000 रुपए बच जाएगा। कैसे? मैंने कहा बेटा, ये स्पार्क प्लग से जो चिंगारी आती है ना, इस चिंगारी को पैदा करने के लिए पूरा इग्निशन सिस्टम बनाना पड़ता है। उस इग्निशन सिस्टम को बनाने का खर्चा 2000 हो जाता है। तो मान लीजिए अगर ऐसी बात है तो फिर 100 रुपए नहीं बचेगा, पूरा पूरा 2000 बच जाएगा। सर हटा दीजिए, कंप्रेशन रेशियो बढ़ा दीजिए, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी और खर्चा भी बच जाएगा। मैंने कहा नहीं बेटा, पहले जब आप टीडीसी पे पहुंचते थे तो चार्ज जलता था चिंगारी से, और चार्ज जलता था तो यहां पे गैसेस पैदा होती थी, और गैसेस पैदा होने से वो जो बल लगता था, उस बल की वजह से विस्थापन क्या होता था? ये का मतलब पूरे स्ट्रोक लेंथ के बराबर विस्थापन होता था। तो कार्य मिलता था फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एरिया। लेकिन अब क्या होगा? इसी वक्त टेम्परेचर आ गया, जल जाएगा, तो अब क्या होगा? बल गुणे एरिया, तो स्ट्रोक लेंथ छोटा हो जाएगा। पहले आपका स्ट्रोक लेंथ ये था, अब स्ट्रोक लेंथ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आपका कार्य लॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब हम नहीं चाहते कि प्री इग्निशन हो। और इसके अलावा दूसरा कारण भी होता है डिटोनेशन। तो प्री इग्निशन होने से हमारा कार्य, जो मिलने वाला कार्य है, वो घट जाए, और डिटोनेशन से तो नुकसान ही नुकसान होता है। डिटेल में समझिए। इसका मतलब हमने आपको नटशेल में, नटशेल का मतलब सारांश में समझिए, धीरे धीरे इसके अंदर और खुलासे होंगे कि पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है? सर अमूमन 6 से 12 होता है। ओके, पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो सीमित होता है, मतलब 12 तक होता है, क्योंकि हम चाहते तो हैं 12 से ज्यादा होना, क्योंकि 12 से ज्यादा अगर रख पाएंगे तो हमें फायदा होगा। फायदा क्या होगा? थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होगी। इसके ऊपर क्यों नहीं रखते? किस चीज का खतरा है? सर प्री इग्निशन या डिटोनेशन का खतरा है। इसका मतलब कंप्रेशन रेशियो बढ़ता जाएगा तो थर्मल एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, लेकिन कंप्रेशन रेशियो बढ़ने के साथ थर्मल एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, साथ ही साथ प्री इग्निशन और डिटोनेशन का खतरा बढ़ता जाएगा। इसका मतलब प्री इग्निशन और डिटोनेशन क्या अच्छी बात है? नहीं सर, ये अवांछनीय है, हम नहीं चाहते। हम ये तो चाहते हैं कंप्रेशन रेशियो बढ़ा के थर्मल एफिशिएंसी बढ़ा लें, बट ऐसा ना हो कि कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने जाएं तो थर्मल एफिशिएंसी तो बढ़ जाए और साथ में डिटोनेशन हो जाए, प्री इग्निशन हो जाए, तो हमारा उल्टा नुकसान हो जाए। तो इसका मतलब कंप्रेशन रेशियो 12 से ऊपर नहीं रखते, इनकी डर से। अब लोगों ने कहा एक काम करो, तुम इसको कंप्रेस ज्यादा क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें डर लग रहा है कि अगर कंप्रेस करेंगे तो रास्ते में ही टेम्परेचर हाई हो जाएगा और ये जल जाएगा अपने आप। एक काम करो, तुम कंप्रेशन रेशियो को और बढ़ा दो, लेकिन अब तुम फ्यूल मत लो। लोगों ने कहा चलो एक साइकिल बनाते हैं जिसको बोलते हैं डीजल साइकिल, जिसमें इस कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं बेटा 4 स्ट्रोक डीजल साइकिल बोल लो या डीजल इंजन के ऊपर। अब देखिए सर यहां पे क्या होता है? मैंने कहा देखो बेटा, यहां पे कंप्रेशन रेशियो 16 से 24 होता है। पेट्रोल इंजन में 6 से 12 था, यहां 16 से 24 है। तो पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो था 6 से 12, तो उसकी एफिशिएंसी जो भी आती थी। यहां पे कंप्रेशन रेशियो होता है कम से कम 16 और अधिक से अधिक 24। तो इन दोनों में अगर हम आपको एक स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि कंप्रेशन रेशियो अगर ज्यादा होता है तो थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होती है किसी भी आईसी इंजन, अगर हम ये दे रहे हैं और इसको हम सिद्ध करेंगे आगे। तो अब आप बताइए किस इंजन की थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होगी? सर इसमें बताने क्या बात है, ये जो डीजल इंजन की है और ये है पेट्रोल इंजन। सर इस डीजल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? इसका कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है। कितना होता है? सर 16 से 17, 18, 20, 22, 24 तक होता है। तो डीजल इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा होती है। किस एफिशिएंसी की बात हो रही है? मैंने बार बार बताया है बेटा, एफिशिएंसी कई तरह की होती है। हम लोग जिस एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण वाली है, जिसको हम बोलते हैं थर्मल एफिशिएंसी। तो डीजल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि इसका कंप्रेशन रेशियो ज्यादा। अब सर अगर कंप्रेशन रेशियो ज्यादा है तो ये बताइए डीजल का इग्निशन टेम्परेचर कितना होता है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सर डीजल का कंप्रेशन, अगर कंप्रेशन रेशियो ज्यादा है, सर इसको कंप्रेस करेंगे तो डीजल जल जाएगा रास्ते में। जब डीजल जल जाएगा तो यहां पे भी प्री इग्निशन डिटोनेशन होगा। देखा, आराम आराम से पहले ये जाना जाए कि डीजल का इग्निशन टेम्परेचर लगभग कितना हो। डीजल का इग्निशन टेम्परेचर लगभग 210 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सर पेट्रोल से कम होता है? देखा हाँ, तो बड़ा अजीब लग रहा है। अजीब लग रहा है, पेट्रोल 250 पे जलेगा, डीजल 210 पे जलेगा। नहीं सर, पेट्रोल जल्दी जलता है, डीजल देर में जलता है।
देखा, भले आप कंफ्यूज कर रहे हैं या हो सकता है हम कंफ्यूज कर रहे हैं, घबराइए मत, बिल्कुल सही है। डीजल का 210 की 212 20 भी हो सकता है, बट पेट्रोल से कम होता है। अगर वो 250 है 210, वो 260 है तो ये 220 भी हो सकता है, लगभग 210 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सर, तब तो सर अगर इसका इग्निशन टेम्परेचर 210 है, तब तो हम 16 से 24 तो आ ही नहीं पाएंगे सर, 6 से 12 आने में भी दिक्कत हो जाएगी। घबराइए मत, आइए डीजल इंजन को देखते हैं। अब इस डीजल इंजन में क्या होता है बेटा, हम सक्शन जब करते हैं तो हम चार्ज का सक्शन नहीं करते, यहां चार्ज जैसी कोई बात नहीं होती है, हम एयर का सक्शन करते। तो अब समझ, 4 स्ट्रोक डीजल साइकिल में क्या होगा, सक्शन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन टीडीसी पे रहेगा, पिस्टन टीडीसी पे रहेगा और सक्शन वॉल्व खुला रहेगा। अब टीडीसी पे पिस्टन है, सक्शन वॉल्व खुला हुआ है। सर्वप्रथम सक्शन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन टीडीसी से बीडीसी चलेगा। अब ये टीडीसी से बीडीसी कैसे चलेगा, अभी तो फ्यूल जला नहीं है, अभी तो हीट एनर्जी आई नहीं है, हीट एनर्जी आई नहीं है तो मैकेनिकल वर्क मिलने का सवाल ही नहीं है, तो सर पिस्टन कैसे चलेगा। अब आप समझ चुके हैं सर, किक मारेंगे, हैंडल लगाएंगे या चाबी मारेंगे तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी चलेगा। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी चलेगा और सक्शन वॉल्व खुला हुआ है तो अंदर क्या आएगा, चार्ज नहीं आएगा, एयर आएगी। तो सक्शन किसका होगा, वहां पे सक्शन किसका हो रहा था, चार्ज का हो रहा, या सक्शन किसका होगा, एयर का होगा। अब एयर सक हो गई, अब सक्शन वॉल्व बंद हो गया। अब आपने इसको कंप्रेस करना शुरू किया, 12 तक नहीं, 16 तक, 20 तक, 22 तक, 24 तक। सर ज्यादा कंप्रेस मत कीजिए। मैंने कहा क्यों सर, कंप्रेस करेंगे तो प्री इग्निशन हो जाएगा, डिटोनेशन हो जाएगा। और सर ये डीजल का तो इग्निशन टेम्परेचर 250 नहीं, इसका तो 210 है सर, ये तो 4 कंप्रेशन रेशो पे ही जल जाएगा सर। मैंने कहा बिल्कुल मत चिंता करिए, आपने सक्शन किस चीज का किया है, एयर का। इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। इसको तुम कंप्रेस कर दोगे 16 कंप्रेशन रेशियो पे, 20 कंप्रेशन रेशियो पे, 22 कंप्रेशन रेशियो पे, कितना भी कंप्रेस कर दोगे एयर को, तो एयर थोड़ी जलती है बेटा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी जलता है ना, इसमें फ्यूल है ही कहां। तो अब हमने एयर को सक किया और एयर को कंप्रेस किया। अब चूंकि एयर को कंप्रेस करना तो हमें कोई डर नहीं है, हम इसको खूब कंप्रेस कर रहे हैं, 20, 22, 24, हमने 24 तक कंप्रेस कर, तो 24 के ऊपर भी कर दीजिए और फायदा होगा। मैंने कहा उसमें और फिर दिक्कत आएगी, देखते हैं। आपने 24 तक कंप्रेस कर, अब कंप्रेशन स्ट्रोक में अब यहां पे क्या है सर, यहां पे कंप्रेस्ड एयर है, बीच इसका प्रेशर हाई है और टेम्परेचर भी हाई है। मैंने कितना है सर, 400-500 डिग्री है। मैंने कहा वेरी गुड। तो सक्शन ऑफ एयर, कंप्रेशन ऑफ एयर। सक्शन ऑफ एयर में क्या हुआ, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आया, सक्शन वॉल्व खुला था, स्वेप्ट वॉल्यूम के बराबर इसने एयर को सक कर लिया। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान सक्शन वॉल्व बंद हो गया, एग्जॉस्ट वॉल्व तो बंद था, पिस्टन चला बीडीसी से टीडीसी की ओर और कहां पहुंचा, टीडीसी पे। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में इस जगह पे क्या है, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में इस जगह पे क्या है सर, इस जगह पे हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में, अति संपीड़ित अवस्था में, और ये कंप्रेशन 16 से 24 है, मतलब पेट्रोल इंजन में जो प्रेशर आया होता, क्योंकि वहां तो 12 होता था, उसके तुलना में डीजल इंजन जो प्रेशर आया होगा वो ज्यादा होगा। यहां पे जो टेम्परेचर आता था उसके तुलना में यहां पे जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा। इसका मतलब प्रेशर टेम्परेचर यहां पे पेट्रोल इंजन की तुलना में ज्यादा होगा। अब सर डीजल तो आया नहीं, मैंने कहा अब आएगा ना। अब कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में यहां पे क्या है सर, यहां पे एयर है जिसका प्रेशर 50 बार है, टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम क्या करेंगे, इस कंप्रेस्ड एयर में जिसका प्रेशर टेम्परेचर हाई है, डीजल का फुआरा फेंकेंगे, डीजल फेंकेंगे। अब बताइए, अंदर एयर है मतलब ऑक्सीजन है, टेम्परेचर कितना है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और डीजल जलता कित पे है 210 पे। तो अगर किसी तरह से हम इस वक्त कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में इसमें डीजल का फुआरा फेंक दे तो क्या होगा, डीजल जल जाएगा कि चिंगारी का इंतजार करेगा। सर डीजल को जलने के लिए क्या चाहिए, ज्वलनशील पदार्थ चाहिए, डीजल खुद ही ज्वलनशील है। इस कंप्रेस्ड एयर में आप फेंक रहे हैं तो इस एयर में ऑक्सीजन है। अब जरूरत थी टेम्परेचर की, डीजल जलता है 210 पे और अंदर तो एयर का टेम्परेचर 400, 450 है। क्यों है, कि कंप्रेशन रेशियो हाई है, 20, 22, 24 है। अब हम क्या करेंगे, इस इंजेक्टर से, अब आप इसका आई का मतलब समझ रहे हैं, आई का मतलब इंजेक्टर। अब इंजेक्टर का मतलब इंजेक्ट करना, इंजेक्ट करने का मतलब इंजेक्शन लगा देना, तो फुआर फेंकेंगे अंदर।
या कभी कभी इसको हम बोलते हैं एटोमाइजर, ए का मतलब एटोमाइजर, और कभी कभी हम बोलते हैं इसको नोजल, का मतलब सिलेंडर के अंदर हम डीजल फेंकेंगे, क्योंकि डीजल फेंकेंगे नहीं, डीजल फुहार के रूप में देंगे, फुहारा बना के देंगे। क्यों फुहारा बना के देंगे अभी देखेंगे। तो अब इसको डीजल फेंकेंगे, जब हम इसके अंदर डीजल फेंकेंगे तो क्या होगा, ये डीजल अंदर जाएगा और जाते ही जल जाएगा। सर ये क्यों जल जाएगा बेटा, अंदर क्या चाहिए जलने के लिए, कंबस्टन के 3 चीजें चाहिए थी तुम्हें। एक चाहिए था ज्वलनशील पदार्थ, डीजल खुद ही ज्वलनशील पदार्थ है। एक चीज थी ऑक्सीजन, अंदर एयर है मतलब ऑक्सीजन है। और तीसरा चाहिए था इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है 210 डिग्री, अंदर टेम्परेचर 400-500 है। 400-500 क्यों है, जो कंप्रेशन रेशियो 16 से 24 के बीच में है। 16 का मतलब 17, 18, 19, 20 कुछ भी है। थोड़ा सा समझ में आने लगा होगा। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़े। अब हमें इसके अंदर डीजल का फुहारा फेंकना है। तो अब हम लोग अब जरा देखते हैं, ये देखिए यहां तक समझ में आया। अब देखिए बेटा, सबसे पहले समझिए कि ये जो हमारा है जिससे डीजल अंदर जाएगा, इसको हमने बोला है ए का मतलब पीछे लिख चुके हैं एटोमाइजर। इसको हम बोल सकते हैं आई, इसका मतलब इंजेक्टर। इसको हम बोल सकते हैं एन, इसको हम बोल सकते हैं नोजल। तो हम इसको तीनों तरह से, कभी भी एटोमाइजर लिखा हो, डीजल इंजन का एटोमाइजर, डीजल इंजन का इंजेक्टर, डीजल इंजन की नोजल, डीजल इंजन में फुहारा फेंकने वाला यंत्र, मंत्र, तंत्र, जो भी कहिए, ये एक ही है। अब यहां से डीजल का फुहारा आएगा। अब जरा समझिए, पेट्रोल इंजन में चार्ज का सक्शन होता था, चार्ज का कंप्रेशन होता था। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में ऊपर से चिंगारी आती थी। क्यों, क्योंकि इस चार्ज में एयर मतलब ऑक्सीजन और पेट्रोल दोनों था। जरूरत थी चिंगारी की, क्योंकि इसका टेम्परेचर 250 से कम था, चिंगारी आके जला देती थी। जबकि यहां पे क्या है, एयर का सक्शन होगा, एयर का कंप्रेशन होगा, और कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जिस वक्त वहां पे चिंगारी आती थी, उस वक्त यहां पे इंजेक्टर से, नोजल से, एटोमाइजर से अंदर डीजल आएगा। लेकिन ध्यान रहे, अंदर ये डीजल इस तरह से धार के रूप में नहीं आएगा, एकदम धार बन के नहीं आएगा, बल्कि कैसे आएगा, फुहार के रूप में आएगा। फुहार के रूप में आएगा मतलब आप समझ रहे, स्प्रे होगा। तो हम अंदर डीजल भेजना चाहते हैं, किस फॉर्म में, धार के रूप में नहीं, फुहार के रूप। फुहार के रूप में अगर समझिएगा, हम अंदर डीजल भेजना चाहते हैं एटोमाइज्ड रूप में। एटोमाइज्ड, एटोमाइज्ड शब्द कैसे बना है, एटम से। एटम का मतलब क्या होता है, परमाणु। परमाणु बहुत बड़ा हिस्सा होता है, छोटा हिस्सा होता है, परमाणु तो बहुत ही छोटा हिस्सा होता है। इसका मतलब हम क्या करते हैं, डीजल की धार नहीं भेज के डीजल की फुहार फेंकते हैं, मतलब उसको महीन रूप में कणीकृत कर देते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे उसका आप क्या बोलेंगे, कणीकरण कर देते हैं। तो एटोमाइजेशन का मतलब है कणीकरण कर देना। सर ऐसा क्यों करते हैं, मैंने कहा बेटा, अगर हम एक बूंद को 1000 बूंद में तोड़ दें तो बूंदें बड़ी छोटी छोटी हो जाएंगी। तो एक बूंद का जो आयतन है, इन 1000 बूंद का आयतन सेम होगा। लेकिन जब किसी बड़े स्फीयर को छोटे स्फीयर में तोड़ देते हैं, एक बूंद को 1000 बूंद में, लाख बूंद में तोड़ देंगे, तो सरफेस एरिया या पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो बढ़ जाएगा। अब जैसे ही अंदर डीजल का फुहारा आएगा, कणीकृत होकर फुहार बनकर तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और अंदर क्या है, गरम गरम एयर है। इस एयर के कांटेक्ट में आके वो डीजल फर्स्ट से क्या करेगा, बाष्पीकृत हो जाएगा। तो ध्यान रहे बेटा, जब हम कहते हैं एटोमाइज्ड, एटोमाइज्ड का मतलब ये किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। जब हम कहते हैं वेपोराइज, इसका मतलब ये गैसियस फॉर्म में बन गया। तो आप समझो, डीजल को जलने के लिए समांगी मिश्रण बनाना पड़ेगा, किसके साथ, एयर के साथ। समांगी मिश्रण कैसे बनेगा, एयर है गैसियस मीडियम, गैसीय अवस्था, और डीजल है हमारा लिक्विड अवस्था। ये लिक्विड है, ये गैसियस है, क्या समांगी मिश्रण बनेगा। समांगी मिश्रण कब बनेगा, ये भी लिक्विड हो, ये भी लिक्विड हो, ये भी गैसियस हो, ये भी गैसियस हो, तो अंदर एयर गैसियस फॉर्म में, गैसीय अवस्था में है। अगर ये डीजल अंदर आए और गैसीय अवस्था में बन जाए तो इन दोनों का मिश्रण बढ़िया बनेगा। तो गैसीय अवस्था में बनना, लिक्विड का गैसीय अवस्था में बनना कहलाता है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन जल्दी कब होगा, कब लिक्विड जल्दी से वेपर बनेगा, जब वो सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं, डीजल को अंदर फुहार के रूप में फेंकते हैं, एटोमाइज्ड रूप में फेंकते हैं। क्यों, ताकि अंदर एटोमाइज्ड रूप में जाए, सरफेस एरिया बढ़ जाए, बूंद के रूप में नहीं जाके महीन महीन बूंद में जाए, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, तो वेपराइज जल्दी होगा, वेपराइज जल्दी होगा तो क्या होगा,
मिक्सचर बढ़िया बनेगा। मिक्सचर बढ़िया बनेगा तो क्या होगा? अच्छी तरह जलेगा। तो बेटा ध्यान दीजिए, हमारा सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं निभानी के अंदर डीजल भेज दिया, डीजल भेज दिया, ये जला, ये जला, मिश्रण बना, मिश्रण बना, ये भेजा, मिश्रण बना, मिश्रण बना और ये जला। तो अच्छी तरह कब जलेगा? जब एटोमाइज स्टेट में जाए। तो हम अंदर भेजते हैं इसको एटोमाइज स्टेट। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब बेटा समझिए कि हमें यहां से डीजल भेजना, अंदर कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में यहां पे क्या है सर? यहां पे हमारे पास एयर है। इस एयर का प्रेशर और टेम्परेचर क्या है सर? प्रेशर और टेम्परेचर हाई है। कितना है सर? क्योंकि कंप्रेशन रेशियो 16, 17, 18, 19, 20 है, इसलिए अंदर का प्रेशर मान लीजिए 50 बार है, 70 बार है। तब उसकी हम कहते हैं अंदर का प्रेशर है 70 बार। किसका प्रेशर है सर? अंदर जो एयर है उसका प्रेशर है 70 बार। टेम्परेचर कितना है सर? टेम्परेचर मान लीजिए 450 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जो हमारी एयर है उसका प्रेशर हाई है, टेम्परेचर हाई। प्रेशर कितना है ये इस बात में निर्भर करेगा कि कंप्रेशन रेशियो कितना है। मान लीजिए कंप्रेशन रेशियो 20 है तो प्रेशर 70 बार है। अगर कंप्रेशन रेशियो 22 होता तो प्रेशर 75 बार होता। कंप्रेशन रेशियो 24 होता तो प्रेशर 80 बार होता। इसका मतलब कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। अब हमें इसके अंदर डीजल फेंकना है। मान लीजिए हम उदाहरण लेके चल रहे हैं कि हमारा कंप्रेशन रेशियो जो है बेटा 20 है और अंदर प्रेशर 70 बार है। अब इस 70 बार वाले इंजन के अंदर जहां पे एयर है हमें डीजल फेंकना है या डीजल को इंजेक्ट करना है। तो बताओ इस डीजल का जो प्रेशर होगा इंजेक्ट करने का, अंदर फेंकने के लिए जो प्रेशर होगा, ये 70 बार होगा कि 10 बार होगा कि 90 बार होगा? आनी बात है सर, आप इसमें डीजल फेंकना चाहते हैं तो इस डीजल का प्रेशर अंदर जो प्रेशर है उससे ज्यादा होना चाहिए। सर 70 बार पर तो जाएगा ही नहीं, इसका प्रेशर कम से कम 71 बार होना चाहिए। तो इसका मतलब अब आपको जो डीजल फेंकना है वो 1 बार पे नहीं फेंकना है, आपको डीजल अंदर फेंकना है, इंजेक्ट करना है, फुहार के रूप में इंजेक्ट करना है। तो आप कैसे फेंक पाएंगे? जब इसका प्रेशर अंदर के प्रेशर से ज्यादा हो। अब डीजल टंकी में है, डीजल तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। तो आप समझिए, फ्यूल फ्रॉम फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक का मतलब जो डीजल की टंकी है, डीजल की टंकी से डीजल आया, ये किस प्रेशर पे है? 1 बार पे। क्या ये 1 बार का डीजल यहां जा सकता है? नहीं। इसके जाने की शर्त क्या है सर? कम से कम इसका प्रेशर होना चाहिए 71 बार। अगर ये 70 है और अगर ये 80 है तो इसका प्रेशर होना चाहिए 80 बार। मतलब जो भी प्रेशर है उससे ज्यादा होना चाहिए। तो हम करते क्या है, हमने यहां से लिया डीजल और हमने यहां पे लगा रखा है फ्यूल पंप। एयर पंप नहीं, फ्यूल पंप। ये इस फ्यूल का प्रेशर बढ़ाएगा। कितना बढ़ाएगा सर? अंदर जो प्रेशर है उससे ज्यादा करेगा। तो अब यहां से डीजल आया, इस पंप को हमने कार्य दिया। सर ये कार्य कहां से मिलेगा? मैंने घबराओ मत, पावर स्ट्रोक में जो पावर मिली है, जितने भी इंजन के खर्चे हैं वो वहीं से होंगे। कैसे होगा देखेंगे। अब इस पंप में हमने कार्य दिया और इस 1 बार के डीजल को बना दिया 71 बार का। अब ये 71 बार का डीजल इस नोजल से, इस एटोमाइजर से, इस इंजेक्टर से फुहारे के रूप में अंदर जाएगा। क्योंकि इसका प्रेशर 71 बार है, अंदर 70 बार है, आराम से जाएगा। यहां अगर 80 बार होगा तो हम पंप ऐसा लगाएंगे कि 81 बार बने कम से कम। ज्यादा बन जाएगा तो अच्छी बात है कि बुरी बात, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। फिलहाल डीजल को अंदर जाना है तो इसका प्रेशर बाहर के अंदर के प्रेशर से ज्यादा होना है। तो ये प्रेशर कौन बढ़ाएगा? ये प्रेशर बढ़ाएगा फ्यूल पंप। तो फ्यूल पंप इस प्रेशर को बढ़ाएगा। तो अब पिक्चर में आ गया फ्यूल पंप। तो फ्यूल पंप क्या करता है सर? डीजल की टंकी से 1 बार के डीजल को लेता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के और उसके प्रेशर को बढ़ाता है। कितना बढ़ाता है सर? अंदर जो मौजूद प्रेशर है कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में एयर का, उससे ज्यादा करता है। और अब अंदर डीजल जाता है किस रूप में? हाई प्रेशर। कितना प्रेशर? जो था उससे ज्यादा। तो इसका मतलब हम यहां लिखना चाहते हैं कि जो डीजल आएगा उसका प्रेशर क्या होगा? PI। P का मतलब प्रेशर, I का मतलब जो इंजेक्ट कर रहे हैं। दिस मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन PC। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जो प्रेशर है उससे ये ज्यादा होना चाहिए, तभी ये जाएगा। अंदर डीजल फुहार के रूप में गया। अब फुहार के रूप में गया मतलब बाष्पीकृत नहीं हुआ, अणीकृत हो गया। मतलब उसके लिक्विड पार्टिकल्स छोटे छोटे बन गए, सरफेस एरिया बढ़ गया। अंदर गर्म एयर के संपर्क में ये सारे क्या बन गए? वाष्प बन गए। तो डीजल की वाष्प बन गई। अब वो भी वाष्प, एयर भी वाष्प।
तो बढ़िया समांगी मिश्रण बनेगा, और जो समांगी मिश्रण बनेगा तो जल उठेगा। क्यों जल उठेगा सर? अरे भाई टेम्परेचर 210 चाहिए था, ये टेम्परेचर ऑलरेडी 450 है, तो जल उठेगा। तो भाई जल उठेगा तो आपको हीट एनर्जी मिल जाएगी, हीट एनर्जी मिल जाएगी तो नेचुरली उसके बाद गैसेस पैदा हो जाएंगे और वर्क मिलेगा, सारी चीजें फर्क। इसका मतलब ये हमारा बेटा डीजल इंजन है। अब थोड़ा सा हम लोग बस शॉर्ट में से करें, कल हम लोग नेक्स्ट टर्न पे जब भी शुरू करेंगे इसी के आगे स्टार्ट करें। अब यहां पे फ्यूल क्यों जल रहा है? कोई चिंगारी आई है? नहीं सर। तो क्या इसको स्पार्क इग्निशन इंजन बोलना उचित है? बिल्कुल नहीं सर, चिंगारी तो आई नहीं है, स्पार्क प्लग भी नहीं है, स्पार्किंग हुई ही नहीं है। यहां तो सर डीजल अंदर गया और जल गया। क्यों? क्योंकि अंदर टेम्परेचर सर 210 से बहुत ज्यादा था। लेकिन अब समझिए, इसको हम ऐसा इंजन ना कह के हम इसको बोलते हैं CI इंजन। तो डीजल इंजन को हम CI इंजन क्यों बोलते हैं, अब इस पे हम 2 मिनट आपसे बात करना चाहिए। तो डीजल इंजन इज कॉल्ड CI, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ये थोड़ा सा देखते हैं। CI इंजन को हम लोग कंप्रेशन इग्निशन बोलते हैं, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, CI इंजन। इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, CI इंजन। अब कंप्रेशन इग्निशन इंजन क्यों बोलते हैं सर? इस इंजन में, मींस डीजल इंजन में, इसके जलने का कारण क्या है सर? क्योंकि आपने कंप्रेशन 16, 18, 20, 24 कंप्रेशन पे किया, रेशो पे किया। तो चूंकि हाई कंप्रेशन रेशो पे आपने कंप्रेस किया, इस वजह से अंदर का टेम्परेचर 400 टेम्परेचर, 450 के आसपास। ऐसी अवस्था में चूंकि अंदर टेम्परेचर ज्यादा क्यों आया? हाई कंप्रेशन ऑफ द एयर की वजह से आया। इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन। क्यों? क्योंकि फ्यूल के जलने का कारण उच्च तापमान है, एयर का उच्च तापमान। उच्च तापमान आया कैसे है सर? ये उच्च तापमान एयर के ज्यादा कंप्रेस करने से आया है, कंप्रेशन रेशियो हाई होने की वजह से आया है। इसलिए डीजल इंजन को हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन। समझिए, हर उसको हम CI इंजन बोलेंगे जिसमें एयर के कंप्रेशन की वजह से जो तापमान आया है उसकी वजह से फ्यूल जल जाएगा, और हर उस इंजन को हम ऐसा इंजन बोलेंगे जिसमें चिंगारी की वजह से जलेगा। तो जो फ्यूल चिंगारी से जलेंगे वो सब ऐसा इंजन में आएंगे। जो फ्यूल कंप्रेशन हाई होने की वजह से जो टेम्परेचर आया है उस टेम्परेचर में जाते ही जल जाएंगे बिना चिंगारी के, उसको हम ऐसा इंजन ना बोल के CI इंजन बोल। अब बेटा हम लोगों ने 4 स्ट्रोक डीजल साइकिल को, अब बस मैं 2 मिनट में समराइज करता हूं। डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान एयर का सक्शन, ये एयर फिल्टर से होते हुए आती है। इस दौरान पिस्टन TDC से BDC आता है, सक्शन वॉल्व खुला है। सक्शन स्ट्रोक के अंत में पिस्टन BDC पे होता है। अब अगला स्ट्रोक कंप्रेशन स्ट्रोक शुरू। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन BDC से TDC चलता है, लेकिन सक्शन वॉल्व बंद हो जाता है। सक्शन वॉल्व बंद होता है, एग्जॉस्ट वॉल्व तो बंद ही था। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान एयर कंप्रेस होती है। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में अब ये जो कंप्रेशन रेशियो होता है ये ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? पेट्रोल इंजन से ज्यादा होता है। कितना होता है सर? 16 से 24 के रेंज में होता है। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान हम पहुंच गए TDC पे। अब हमारे जो क्लियरेंस वॉल्यूम है या जो कंबस्टन चैम्बर है, यहां पे क्या है सर? हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे एयर है। भाई जल क्यों नहीं रही है सर? फ्यूल तो है ही नहीं। ठीक इस वक्त जब पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक में TDC पे पहुंचता है, उस वक्त ऊपर से, इंजेक्टर से, एटोमाइजर से, नोजल से, जो बोलना है बोलो, उससे अंदर तेल का फुहारा आता है। ये तेल का फुहारा अंदर कैसे आएगा? अंदर तो प्रेशर 70 बार है या 80 बार है। सर डीजल हमने टैंकी से लिया है 1 बार का, फ्यूल पंप से हमने उसका प्रेशर बढ़ाया है। अब अंदर हाई प्रेशर पे डीजल आता है, लेकिन ये डीजल अंदर धार के रूप में नहीं आता, ये डीजल फुहार के रूप में आता है, कणीकृत होकर आता है। जब कणीकृत होकर आता है तो सरफेस एरिया बढ़ जाती है। सरफेस एरिया बढ़ जाती है, उसका वाष्पीकरण आसान होता है। जब वाष्पीकरण आसान होता है, डीजल वाष्प बन जाता है। अब डीजल की वाष्प और वायु आपस में समांगी मिश्रण बनाते हैं। जब समांगी मिश्रण बनाते हैं तो ये बढ़िया तरह से जलता है, और जलता है तो कंबशन हुआ। कंबशन किसका हुआ? फॉसिल फ्यूल का। तो क्या बनेगी? कंबशन गैसेस, साथ में मिलेगी हीट, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इनका टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा और ये पिस्टन पे दबाव डालेंगे। दोनों वॉल्व बंद हैं, पिस्टन नीचे आएगा और हमें कार्य मिल जाएगा। यही है पावर स्ट्रोक। यही कार्य हम फ्लाईव्हील में स्टोर कर लेंगे जब जब पावर स्ट्रोक होगा। पावर स्ट्रोक के अंत में अभी जली हुई गैसेस, इस एनर्जी आप ले चुके हैं, इनका प्रेशर टेम्परेचर गिर चुका है।
अब आप क्या करेंगे, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में ऐसे चलेंगे और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंत में कहां जाएंगे, जब आप पिस्टन टीडीसी पहुंचेगा रुक जाएगा, लेकिन इस दौरान एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहेगा। तो जैसे जैसे एग्जॉस्ट स्ट्रोक में आप ऊपर जाएंगे जली हुई गैस को बाहर निकाल देंगे। अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंत में आप टीडीसी पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, फिर से सक्शन ऑफ एयर, कंप्रेशन ऑफ एयर, एक्सपेंशन ऑफ कंबस्शन प्रोडक्ट, एग्जॉस्ट ऑफ कंबस्शन प्रोडक्ट। तो सक्शन में एयर रहेगी, कंप्रेशन में एयर रहेगी। यहां पे कंबस्शन प्रोडक्ट एक्सपेंड करेंगे और जब इनसे एनर्जी निकल गई है, प्रेशर टेंपरेचर गिर चुका है, एंथैल्पी गिर गई है, इसको हम सिलेंडर से बाहर फेंक देंगे। आज बेटा हम लोगों ने 4 स्ट्रोक डीजल साइकिल को पहली बार समझा। अब अगले लेक्चर में हम इसको यहीं से शुरू करेंगे। इसमें कुछ और बातें हैं जो हम लोग को डिस्कस करेंगे बच्चों। तो हम लोग क्लास को आज यहीं रोक रहे हैं। दिस इज 4 स्ट्रोक डीजल, जिसको हम लोगों ने आज एक्सप्लेन। थैंक यू वेरी मच।